हेलो फंक्शन लवर, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे हों। मैं आपकी प्रीति आप लोगों के लिए एक वन शॉट एफएफ लेकर आई हूँ जिसका नाम है डोंट टच हिम। यह एक हॉरर स्टोरी है जो मैं फंक्शन कंपटीशन में देने वाली हूँ। जिसको भी मेरी स्टोरी अच्छी लगे प्लीज़ मेरे स्टोरी को लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम कॉलेज का सीन देखते हैं जहाँ पर कई स्टूडेंट अपना अलग अलग ग्रुप बनाकर बैठकर बातें कर रहे थे। इसमें वांगजी का भी एक ग्रुप था जिसमें विहिंग, निहोसेंग, वेनचिंग, मियान मियान, जियांगचैंग थे। ये सब एक अपना अलग ग्रुप में बातें करते थे। वांगजी हमेशा की तरह चुप रहा करता था लेकिन बहुत बातें किया करता था। वांगजी हमेशा विंग को ज़्यादा बातें करने से रोका करता था। कभी कभी उसे गुस्से से डांट भी दिया करता था। विंग और वांगजी दोनों ही बचपन के फ्रेंड थे। वांगजी एक अल्फा था और विंग एक ओमेगा, लेकिन वह दोनों सिर्फ दोस्त थे। वह एक दूसरे को बेस्ट फ्रेंड कहकर बुलाया करते थे। उन दोनों में प्यार वाली फीलिंग थी ही नहीं, बस दोस्ती का ही रिश्ता था उन दोनों के बीच। लेकिन वांगजी हमेशा विंग का ख्याल रखा करता था। वांगजी का ग्रुप हमेशा अलग अलग एडवेंचर किया करता था, जिस वजह से वांगजी कभी कभी उन लोगों से परेशान भी हो जाया करता था। लेकिन क्या करें, सब फ्रेंड्स थे इसलिए वांगजी को भी उनके एडवेंचर में उनका साथ देना पड़ता था। एक दिन निहोसेन सबके पास आता है और कहता है, हम लोग आज रात को कब्रिस्तान जाएंगे और वहाँ पर एक कब्र पर लाइट जलाकर आएंगे। जो सबसे पहले आएगा उसको ही इनाम दिया जाएगा। विंग जब यह सुनता है तो वह बहुत खुश हो जाता है, पर वांगजी कहता है तुम लोग अब छोटे बच्चे नहीं हो जो इस तरह के गेम खेलोगे। तो फिर जियांगचैन कहता है, वांगजी शायद तुम डर गए हो इसलिए ऐसा कह रहे हो। वांगजी जियांगचैन की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, मुझे डर नहीं लगता, लेकिन यह सब बचकानी हरकतें हैं जो हमें अब छोड़ देनी चाहिए। लेकिन विंग वांगजी के पास आता है और उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, प्लीज़ वांगजी, बहुत मज़ा आएगा, चलो ना हमारे साथ, हम एडवेंचर पे जा रहे हैं। तुम्हें अच्छा नहीं लगता इस तरह का एडवेंचर करने में? रात के टाइम पर सुनसान जगह, कब्रिस्तान, कितना मज़ा आएगा। ऐसा कहकर विंग हंसने लगता है। वांगजी विंग को इतना खुश देखकर वह भी राज़ी हो जाता है। रात के समय सब लोग कब्रिस्तान के मेन गेट पर खड़े थे। तभी जियांगचैंग कहता है कि मैंने कब्रिस्तान के एक कब्र पर कुछ सामान रखा है। जो सबसे पहले उस सामान को लेकर बाहर आएगा वही विजेता माना जाएगा। ऐसा कहकर जियांगचैंग एक जगह खड़ा हो जाता है। वांगजी जियांगचैंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम अंदर नहीं जाओगे? जियांगचैंग कहता है, नहीं, मैं सामान रखकर आया हूँ तो मुझे पता है ना मैंने सामान कहाँ रखा है। अगर मैंने इस कंपटीशन में पार्ट लिया तो यह अनफेयर होगा, इसलिए मैं बाहर खड़ा हूँ और तुम सब लोग अंदर कब्रिस्तान में जाओ। ऐसा कहकर जियांगचैंग एक जगह चुपचाप खड़ा हो जाता है। तभी विंग कहता है, वांगजी चलो, नहीं तो हम कंपटीशन हार जाएंगे। ऐसा कहकर विंग वांगजी का हाथ पकड़ता है और कब्रिस्तान के अंदर जाने लगता है। विंग और वांगजी के पीछे निहोसेंग, वेनचिंग और मियान मियान और वेननिंग भी आ जाते हैं। वेननिंग और निहोसेंग अपनी एक ग्रुप बनाते हैं, वेनचिंग और मियान मियान अपना ग्रुप बनाते हैं। इन तीनों का ग्रुप अपने अपने जगह पर चले जाते हैं और उस चीज़ को ढूंढने लगते हैं। सभी लोग कब्रों को ध्यान से देख रहे थे कि कौन से कब्र पर रखा हुआ है, लेकिन उन्हें मिल नहीं रहा था। रात का सन्नाटा था और डरावनी आवाज़ें भी आ रही थी। निहोसेंग को तो अब डर लगने लगा था। निहोसेंग डरते हुए वेननिंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, क्या सच में अगर कब्रों में से आत्माएं बाहर आ गई तो? निहोसेंग की तरह की बातें सुनकर वेननिंग निहोसेंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमने ही ये आइडिया दिया था कब्र से सामान लाने का, अब लो भुगतो। निहोसेंग वेननिंग की तरफ देखता है और कहता है, यह सब तो मैंने मजाक में कहा था, मुझे क्या पता था इन लोगों को मेरा आइडिया इतना पसंद आ जाएगा कि ये लोग सच्ची में कब्रिस्तान आ जाएंगे। अब मुझे डर लग रहा है। वेननिंग जब निहोसेंग की यह बात सुनता है तो गुस्से से उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारी वजह से हम सब लोग फंस चुके हैं। अब चलो जल्दी से उस चीज़ को ढूंढते हैं और कब्रिस्तान से बाहर जाते हैं। यहाँ मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है। उधर जियांगचैन कब्रिस्तान के बाहर खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था, कह रहा था, जाओ जाओ अंदर, तुम सबके लिए मैंने सरप्राइज़ प्लान कर रखा है। ऐसा कहकर जियांगचैन मन ही मन में मुस्कुरा रहा था। लेकिन तभी अचानक जियांगचैन को महसूस होता है कि किसी ने उसे पीछे से आवाज़ लगाई और उसके कंधे को पकड़ रहा है। जियांगचैन पीछे मुड़कर देखता है तो कोई भी नहीं होता। यह देखकर जियांगचैन को अजीब लगता है।
लेकिन उसे अभी भी महसूस हो रहा था कि उसके कंधे पर तो किसी का हाथ है। जियांग चैन जैसे ही अपने कंधे पर हाथ रखता है तो उसके हाथ में एक कटा हुआ हाथ आ जाता है। जियांग चैन देखकर घबरा जाता है और उस हाथ को दूर फेंक देता है और घबराकर वह पीछे की तरफ हो रहा था कि अचानक वह गिर जाता है और वह अभी भी उस हाथ को डरता हुआ देख रहा था। वह पीछे पीछे जा रहा था, लेकिन तभी अचानक हाथ भी वह अपनी जगह से हिलने लगता है और जियांग चैन की तरफ बढ़ने लगता है। जियांग चैन यह देखकर और भी ज़्यादा घबरा जाता है और वह ज़ोर ज़ोर के चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से 2 जने की हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। वांग जी और विंग दोनों छुपे हुए थे जो अचानक से बाहर आ जाते हैं। जियांग चैन उन दोनों को देखकर गुस्से में आग बबूला हो जाता है और कहता है, यह कैसा मजाक था। तो वांग जी जियांग चैन के पास आता है और कहता है, अच्छा, और जो तुमने हमारे लिए ट्रैप अंदर प्लान कर रखा था वह कैसा था? मुझे पता नहीं है तुमने अंदर क्या क्या कर रखा है। अभी वह चारों डरते हुए बाहर आने वाले हैं। मुझे अच्छी तरह पता था, इसलिए मैंने विंग को दूसरे रास्ते से बाहर निकाल लिया ताकि उसके साथ कोई मजाक ना हो। जियांग चैन यह देखकर बहुत गुस्से से वांग जी को देख रहा था और कह रहा था, वांग जी, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। तुमने मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। इतने में ही निहो सेंग, वेनिंग, म्यान म्यान और वेनचिंग चारों चिल्लाते हुए बाहर आते हैं कि अंदर घोस्ट है, भूत है, उन्होंने अभी अभी भूत देखा है। ऐसा कहकर वह चारों लोग जोर जोर की सांसें लेने लगते हैं। विंग और वांग जी उन लोगों की ऐसी हालत देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। विंग नियो सेंग के पास जाता है और कहता है, नियो सेंग, अंदर कोई भी भूत नहीं था। भूत कोई ऐसी चीज़ होती ही नहीं। यह सब हमारे जियांग चैन का कमाल था। उसने यह सब किया है तुम लोगों को और मुझे ट्रैप करने के लिए। वो तो शुक्र करो कि वांग जी मेरे साथ था, इसलिए मैं जियांग चैन की ट्रैप में नहीं फंसा, लेकिन तुम चारों फंस गए। ऐसा कहकर विंग बहुत ज़ोर ज़ोर के हंसता है। नियो सेंग गुस्से से जियांग चैन की तरफ देखता है और कहता है, मैं तो आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। जियांग चैन वहाँ से भागने लगता है। सभी लोग जियांग चैन के पीछे भागने लगते हैं। निहो सेन, बेनिंग, वेनचिंग, म्यान म्यान और विंग पांचों मिलकर जियांग चैन को बहुत मार रहे थे। वांग जी दूर खड़े मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसे पता था जियांग चैन की ऐसी ही हालत होने वाली है। उसके बाद सभी लोग अपने अपने घर आ जाते हैं। वांग जी विंग को उसके घर छोड़ आता है। कुछ महीने उन लोगों के मजाक मस्ती में बीत जाते हैं। उस दिन के बाद से कभी भी किसी ने कब्रिस्तान जाने की बात नहीं की। एक दिन जियांग चैन उन लोगों के पास आता है। उसके हाथ में एक बोर्ड होता है। विंग यह देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, जियांग चैन, तुम्हारे हाथ में क्या है? जियांग चैन कहता है, इसे ओजी बोर्ड कहते हैं। इससे हम आत्माओं को बुला सकते हैं। विंग जब यह बातें सुनता है तो जोर जोर के हंसने लगता है और कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि आत्माएं जैसी कोई चीज़ नहीं होती। यह सब मन का वहम होता है। भूत कुछ नहीं होता। ऐसा कहकर वह वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी से कहता है, वांग जी, मैं सच कह रहा हूँ ना? वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, हाँ, विंग सच कह रहा है। भूत होता नहीं है। स्पिरिट नाम की कोई चीज़ नहीं है। यह सब मन का वहम होता है। तभी निहो सेंग बीच में ही बोल पड़ता है, नहीं वीवोदर, मैंने सुना है इस बोर्ड से अगर हम किसी आत्मा को बुलाते हैं तो वह हमारे पास चला आता है। मैंने कई टीवी सीरियल और मूवी में भी देखा है। सेंग की बातें सुनकर विंग और जोर जोर के हंसने लगता है और कहता है, तुम्हारा दिमाग सचमुच खराब हो गया है। यह सब रियल लाइफ में नहीं होता, सिर्फ फिल्मों में और सीरियलों में होता है। भूत कुछ नहीं होता। आज तक मुझे एक भी भूत दिखाई नहीं दिया है। ऐसा कहकर विंग बहुत जोर जोर के हंसने लगता है, लेकिन निहो सेंग जियांग चैन की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें इसे लाने की ज़रूरत नहीं थी। यह बहुत खतरनाक हो सकता है, तुम्हें पता है ना? जियांग चैन कहता है, खतरनाक है इसलिए तो लेकर आया हूँ। देखते हैं हम भी ट्राई करके, क्या इसके ज़रिए हम किसी आत्मा को बुला सकते हैं। ऐसा कहकर जियांग चैन एक डेविल स्माइल देता है। वांग जी जब जियांग चैन का चेहरा देखता है और कहता है, तुम कुछ ना कुछ नई मुसीबत ज़रूर लाने वाले हो जियांग चैन। अगर इसके वजह से कोई भी मुसीबत आई ना तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। तुम सबकी टांगें तोड़ते हो ना, इस बार मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूँगा। ऐसा कहकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। वांग जी के वहाँ से जाते ही जियांग चैन सबकी तरफ देखता है और कहता है, तुम लोग क्या मेरे साथ ये गेम खेलना चाहोगे? विंग सबसे पहले अपना हाथ उठाता है और कहता है, हाँ, मैं खेलूँगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ सचमुच इससे भूत आते हैं या नहीं, स्पिरिट हमारे कहने पर हमारे पास आती है या नहीं। ऐसा कहकर विंग मुस्कुरा रहा था, लेकिन नियो सेंग
को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि निहोसेंग को पता है कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो स्पिरिट कभी भी उस इंसान को नहीं छोड़ती है। ऐसा सोचकर वह बार बार सबकी तरफ देख रहा था और घबरा रहा था और अपने हाथों को अपने हाथों से मल रहा था। जियांग चैंग जब यह देखता है तो वह निहोसेंग के कंधे पर हाथ रख देता है। जैसे ही जियांग चैंग निहोसेंग के कंधे पर हाथ रख देता है, निहोसेंग घबरा जाता है और डर के जोर से चिल्ला उठता है, मम्मी। जियांग चैंग को ऐसा करता देख के सभी लोग वहाँ पर खड़े थे जो हंस रहे थे। निहोसेंग जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। जियांग चैंग जब यह देखता है तो वह हंसता है और कहता है, डरपोक कहीं का। फिर वह सबकी तरफ देखता है और कहता है, मेरे साथ ये गेम खेलना चाहोगे? विंग जियांग चैंग की तरफ देखता है और कहता है, हाँ खेलना चाहूँगा, लेकिन निहोसेंग और बांगजी दोनों ही जा चुके हैं। उनके बिना इस खेल में कोई मज़ा नहीं आएगा। तुम निहोसेंग को लेकर आओ, मैं बांगजी को लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर विंग वहाँ से चला जाता है। जियांग चैंग निहोसेंग को ढूंढकर ज़बरदस्ती वहाँ पर लेकर आता है। निहोसेंग इस गेम को खेलना नहीं चाहता था, क्योंकि निहोसेंग थोड़ा डरपोक टाइप का था। वह नहीं चाहता था कि यह गेम खेला जाए, उसे डर लग रहा था। लेकिन जियांग चैंग उसे ज़बरदस्ती उस गेम के लिए राज़ी करवा देता है। उधर विंग जब वांगजी के पास जाता है तो वांगजी अपने घर जा चुका था। विंग वापस आ जाता है और जियांग चैंग को बताता है वांगजी तो अपने घर जा चुका है। तो सब लोग डिसाइड करते हैं कि वह लोग वांगजी के बिना ही यह गेम खेलेंगे। निहोसेंग बार बार मना कर रहा था, लेकिन सब लोगों ने निहोसेंग को डांट दिया और उसे कहा कि इतना डरपोक होना अच्छी बात नहीं है, इससे कुछ भी नहीं होगा। सब लोग एक स्टोर रूम में चले जाते हैं। जियांग चैंग उस बोर्ड के चारों तरफ मोमबत्ती जला देता है और सबको बिठा देता है और कहता है कि सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ो, जब तक यह गेम ख़त्म नहीं होगा कोई एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेगा। तब सब लोग अपना अपना हाथ एक दूसरे के हाथ में देते हैं। फिर विंग देखता है और जियांग चैंग से कहता है, अब क्या होगा? जियांग चैंग कहता है कि हमें उस किसी स्पिरिट को बुलाना पड़ेगा। तभी वेन्निंग कहता है, क्यों ना हम उस स्पिरिट को बुलाएं जिसका कुछ महीनों पहले रोड पर एक्सीडेंट हो गया था। विंग जब यह सुनता है तो वह वेन्निंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम किसकी बात कर रहे हो? वेन्निंग विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें याद नहीं, आज से 6-7 महीने पहले एक लड़का था जिसका रोड में एक्सीडेंट हो गया था। उसके फैमिली में कोई भी नहीं था, वह अनाथ था, तो उसकी लाश को ले जाने वाला भी कोई नहीं था। फिर तो पुलिस आकर उसकी डेड बॉडी को उठाकर लेकर गए थे, तुम्हें याद नहीं है? विंग कहता है, हाँ हाँ याद आया याद आया, तो हम उसी आत्मा को बुलाते हैं। जियांग चैंग वेन्निंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम उस लड़के का नाम जानते हो? वेन्निंग जियांग चैंग की तरफ देखता है और कहता है, नहीं, 6-7 महीने पहले की बात है, मुझे तो अब उसका नाम याद नहीं है। फिर जियांग चैंग वेन्निंग की तरफ देखता है तो कहता है कि उसको मैं कैसे बुलाऊंगा, फिर उसका नाम ही पता नहीं है। तो विंग कहता है, कोई बात नहीं, हम अंदाजे से बुला लेते हैं, अगर आना होगा तो वह आ जाएगा। तो जियांग चैंग कहता है कि तुम ही बुलाओ उसको, वह लड़का एक अल्फा था, तुम बुला लोगे तो शायद आ जाएगा। एक ओमेगा अगर किसी को प्यार से बुलाता है तो कोई भी अल्फ़ा दौड़ के चला आता है। जियांग चैंग ने मजाक करते हुए विंग से कहा। विंग ने कहा, ठीक है, फिर तो मैं बुलाता हूँ उसको। ऐसा कहकर विंग कहता है, ओ माई अल्फ़ा, मुझे अभी ही पता चला कि तुम्हारी डेथ हो चुकी है, तुम कहाँ पर हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे पता है तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो, तुम जहाँ कहीं भी हो आ जाओ। ऐसा कहकर विंग मजाक करने लगता है, लेकिन तभी अचानक ज़ोरदार हवाएं चलने लगती है। यह देखकर वेन्निंग और निहोसेंग दोनों ही डरने लगते हैं। तभी उन लोगों के सामने एक काली परछाई सी आ जाती है। यह देखकर तो सभी लोग डर जाते हैं। विंग को यह सब मजाक लगता है, लेकिन निहोसेंग की तो डर के मारे हालत ख़राब हो रही थी। वह जल्दी से सब लोगों से अपना हाथ छुड़वाता है और कहता है कि मुझे ये खतरनाक गेम नहीं खेलना। ऐसा कहकर निहोसेंग वहाँ से भाग जाता है। निहोसेंग को सब लोग रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन निहोसेंग वहाँ से स्टोर रूम से बाहर निकल आता है। निहोसेंग के पीछे सभी लोग भी स्टोर रूम से बाहर आ जाते हैं। वह काली परछाई अभी भी वहीं खड़ी हुई थी। उसकी नज़र सीधे विंग पर जाती है, जो मुस्कुरा रहा था और हंस रहा था और ज़ोर ज़ोर से सबको चिल्ला के कह रहा था कि यह कोई भूत नहीं है, तुम सब लोग डर गए हो। ये ऐसा कहकर विंग पीछे मुड़कर देखता है तो वह परछाई अब वहाँ नहीं थी। विंग भी स्टोर रूम से बाहर आ जाता है और हंसते हंसते अपना पेट पकड़ लेता है और निहोसेंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम बेफजूल में डर गए, वहाँ पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक पर्दे की परछाई पड़ रही थी, तुम उसको देखकर डर गए, तुम इतने बड़े बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो? सब लोग विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, विंग मजाक करना बंद करो, हम किसी आत्मा के साथ इस तरह की मजाक नहीं करना चाहिए था।
और जियांग चैंग नियो सेंग की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, तुम्हें मैंने मना किया था ना कि जब तक रिचुअल ख़त्म नहीं होगा तुम हाथ नहीं छोड़ना, तुमने हाथ क्यों छोड़ा? नियो सेंग कहता है, मुझे बहुत डर लग गया था, अगर वह आत्मा हमारा कोई नुकसान कर देता। विंग नियो सेंग की बात सुनकर उसके पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, नियो सेंग, भूत कुछ नहीं होता, स्पिरिट नाम की कोई चीज़ नहीं होती, जो मर जाता है उसकी आत्मा वात्मा नहीं दिखती है, यह सब मन का वहम है, तुम इस बात को भूल जाओ। ऐसा कहकर सभी लोग हाँ में अपना सर हिलाते हैं और स्टोर रूम से चले जाते हैं। सब लोगों के स्टोर रूम से जाने के बाद वह परछाई फिर वापस आ जाती है और कहती है, विहिंग, तुम सिर्फ मेरे हो, यू आर ओनली माइन, मेरे अलावा तुम्हें अब कोई भी नहीं छू सकता, तुमने मुझे बुलाया है, मैं अब सारी जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूँगा। ऐसा कहकर वह परछाई वहाँ से गायब हो जाती है। यहाँ हम सब लोगों को देखते हैं जो हंसी मजाक कर रहे थे। उसके बाद सब लोग अपने अपने घर की तरफ रवाना हो चुके थे। नियो सेंग को अभी भी डर लग रहा था, उसे अजीब सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। नियो सेंग बार बार पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे कोई नहीं था। विंग अपने घर आता है तो देखता है कि उसकी माँ उसका इंतज़ार कर रही थी। विंग अपनी माँ को गले से लगाता है और अपनी माँ को सब कुछ बताता है कि आज उन लोगों ने क्या शैतानी की। उसकी माँ उसके कान पकड़कर खींचती है और कहती है, तुम लोग नहीं सुधरने वाले, इस तरह का खतरनाक गेम तुम लोग खेलते ही क्यों हो? विंग अपनी माँ की तरफ देखता है और कहता है, माँ, सबके सब डरपोक है, सिर्फ जियांग चैंग और मैं ही नहीं डरे थे, बाकी सारे के सारे डर रहे थे। ऐसा कहकर विंग अपने रूम में चला जाता है और फ्रेश होकर वापस आता है। उसके बाद विंग और विंग की माँ मिलकर डिनर करते हैं। फिर विंग वापस अपने कमरे में आ जाता है। विंग के फादर नहीं थे। विंग जब 10 साल का था तब उसके फादर की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तब से विंग और विंग की माँ ही एक साथ रहते हैं। विंग अपने रूम में आकर अपना स्टडी स्टार्ट कर देता है। वह पढ़ ही रहा था, तभी अचानक उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। विंग जब पीछे मुड़कर देखता है तो कोई नहीं था। बाहर से भी ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी, जैसे कि बाहर कोई तूफान आया हो। विंग जब बालकनी में जाकर देखता है तो वहाँ पर उसे कोई भी महसूस नहीं होता। ऐसा लगता है कि बाहर का माहौल अच्छा है, लेकिन उसके कमरे में जाते ही ऐसा लग रहा था कि पूरे कमरे में ठंडी हवाएं बह रही हों। विंग को ठंड सी लगती है। वह जल्दी से एसी बंद कर देता है, लेकिन अभी भी उसे ठंडक महसूस हो रही थी। तो वह सोचता है कि क्यों ना मैं सो जाऊं, शायद आज थक गया हूं इसलिए मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। विंग ऐसा सोचकर कमरे की लाइट ऑफ कर देता है और सोने के लिए चला जाता है। लेकिन आधी रात को विंग जब गहरी नींद में था तब उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसे छू रहा है। विंग घबराते हुए झट से उठ जाता है और कमरे की लाइट ऑन कर देता है और चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन कमरे में कोई भी नहीं था। विंग का गला सूख रहा था। वह जल्दी से अपने साइड टेबल की तरफ देखता है तो वह पाता है कि उसके कमरे में पानी ही नहीं है। वह फिर विंग अपने रूम से बाहर निकल जाता है और किचन की तरफ चला जाता है और किचन से पानी लेकर पीता है। उसे हर वक्त ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे चल रहा है, लेकिन विंग जब भी पीछे मुड़कर देखता है तो कोई भी नहीं होता। विंग वापस अपने रूम में आ जाता है और फिर से लाइट बंद करके सोने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी वह काली परछाई सामने आ जाती है और विंग की तरफ देखकर एक शैतानी मुस्कान देती है और कहती है, तुम सिर्फ मेरे हो, यू आर ओनली माइन, तुम मेरे अलावा किसी के नहीं हो सकते, मैं तुम्हें किसी का भी होने नहीं दूंगा। ऐसा कहकर वह परछाई फिर से गायब हो जाती है। नेक्स्ट सब लोग कॉलेज पहुंच जाते हैं। सब लोग बैठकर बातें कर रहे थे। तब नियो सेंग उन लोगों के पास आता है। नियो सेंग को देख तो सबकी हंसी छूटती है, क्योंकि नियो सेंग की आंखों में डार्क सर्कल थे। डार्क सर्कल की वजह से उसकी आंखें पूरी काली नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी आंखों में काजल लगा रखा है। देखकर नियो सेंग के पास जाता है और कहता है, नियो, तुम रात को ऐसा क्या कर रहे थे जो तुम्हारी आंखें इतनी काली हो गई हैं? नियो सेंग कहता है, वी ब्रदर, रात को डर के मारे मुझे नींद ही नहीं आई। मुझे हर वक्त ऐसा लगा जैसे कि मेरे पीछे कोई है, जिस वजह से मैं सो भी नहीं पा रहा था। विंग जब नियो सेंग की यह बात सुनता है तो वह हैरान हो जाता है, क्योंकि रात को उसको ऐसा ही महसूस हो रहा था। विंग नियो सेंग को और ज़्यादा डराना नहीं चाहता, इसलिए नियो सेंग को कुछ भी नहीं बोलता है और नियो सेंग को कहता है, चलो बैठ के हम सब लोग लंच करते हैं।
उसके बाद सब लोग अपना अपना लंच कर रहे थे। लंच के साथ साथ सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे। विहिंग नियो सेंग को छेड़ रहा था, जिस वजह से नियो सेंग ने गुस्से में आकर विहिंग के पीठ पर एक मुक्का मार देता है। विहिंग अपनी पीठ को सहलाते हुए कहता है, नियो सेंग, ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मुझे मारा कैसे? यह कहकर नियो सेंग कहता है, तुम बार बार मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है मैं कितना डरा हुआ हूँ और तुम इसी चीज़ को लेकर मेरे साथ मजाक कर रहे हो। अब मैं तुमसे बातें नहीं करूँगा। ऐसा कहकर नियो सेंग गुस्से से जाने लगता है। विंग भी फिर से उसका मजाक बनाने लगता है। तभी वहाँ पर वांगजी भी आ जाता है। वांगजी विंग को इस तरह से हंसता देखकर विंग के पास बैठता है और कहता है, विंग क्या हुआ, तुम इतना हंस क्यों रहे हो? विंग कल की सारी घटना वांगजी को बता देता है। वांगजी कहता है, तुम लोगों का बचपना अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, तुम लोग ऐसी हरकतें करते ही क्यों हो? वांगजी फिर अपना लंच भी करने लगता है। विंग बार बार निहो सेंग जिस तरफ गया था वहाँ देखने लगता है। थोड़ी देर बाद विंग वांगजी और सबसे कहता है कि नियो सेंग को काफ़ी देर हो चुकी है गए हुए, हम लोगों को नियो सेंग को ढूंढना चाहिए, वह गुस्से में कहीं बैठा हुआ होगा। जियांग चैंग देखता है और कहता है कि जाने दो उसको, वह बहुत डरपोक है, हमेशा हर बात पे डरने लगता है। जब सब लोग अपनी क्लासेस ख़त्म करके अपने घर की तरफ जा रहे थे तब नियो सेंग वहाँ पर आता है, सब लोगों से बातें करता है। नियो सेंग अभी भी विंग पर गुस्सा था। विंग यह देखकर नियो सेंग के पास जाता है और नियो सेंग को गले से लगा लेता है और कहता है, अब गुस्सा थूक भी दो, हम सब फ्रेंड्स हैं और फ्रेंड्स के बीच तो हंसी मजाक चलता ही रहता है, तुम अचानक से इतना गुस्सा क्यों हो गए? नियो सेंग भी मुस्कुरा देता है और कहता है, हाँ मुझे पता है, इसलिए तो मैंने तुम्हारी बात का बुरा नहीं माना है। सब लोग बातें करते करते रोड के एक साइड चल रहे थे। नियो सेंग की कार दूसरे साइड थी। नियो सेंग सबकी तरफ देखता है और कहता है कि मेरी कार रोड के दूसरे साइड है, मैं उस साइड जा रहा हूँ। वह सबको बाय कहता है और रोड को पार करता है। वह अपनी कार की तरफ जा ही रहा था, पास में ही किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा था। नियो सेंग सबकी तरफ एक बार देखता है, स्माइल करता है और फिर अपने कार की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी अचानक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग से एक लोहे की रॉड नीचे गिर जाती है और वह सीधे नियो सेंग के सीने में घुस जाती है और नियो सेंग की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। यह देखकर सब लोगों की चीखें निकल जाती है। सब लोग डर के मारे कांप जाते हैं। विहिंग तो डर के मारे वांगजी को गले से लगा लेता है। वांगजी भी विहिंग को कंसोल करता है और विहिंग के पीठ को थपथपाने लगता है। वह परछाई दूर से ही यह देख रही थी। सभी लोग भागकर नियो सेंग के पास जाते हैं। वांगजी जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस आकर वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करती है तो इसे एक एक्सीडेंट डेथ क्लियर कर देती है और नियो सेंग की डेड बॉडी को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। लेकिन किसी की भी नज़र वहाँ पर लिखे हुए शब्दों पर नहीं जाती जो नियो सेंग के खून से लिखा हुआ था, डोंट टच हिम, ही इज़ ओनली माइन। विहिंग की हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए वांगजी विहिंग को अपने साथ ही लेकर जाता है। विहिंग पूरे रास्ते रोते हुए जाता है और वांगजी उसे कराने की कोशिश करता है। वांगजी विहिंग को उसके घर छोड़कर अपने घर जा ही रहा था कि वह परछाई वांगजी का पीछा करने लगती है। वह वांगजी पर हमला करने की कोशिश ही करती है, लेकिन जैसे ही वह परछाई वांगजी के करीब जाती है उसे एक तेज़ झटका महसूस होता है और वह दूर जाकर गिरता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह वांगजी के पास क्यों नहीं जा पा रहा और वह वांगजी को कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचा पा रहा। वह परछाई गुस्से में वांगजी को जाता देखती है। विहिंग के घर में आने के बाद हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वह अपनी माँ को लिपट कर रोने लगता है और सब बताता है कि नियो सेंग की डेथ हो चुकी है। उसकी माँ यह सुनकर हैरान हो जाती है। फिर वह विहिंग को भी कंसोल करने लगती है और कहती है, होनी को कौन टाल सकता है, शायद उसकी मौत ऐसी ही लिखी थी, इसके लिए तुम अपनी तबीयत ख़राब मत करो, तुम जितना रोगे उतना ही तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। ऐसा कहकर विहिंग की माँ विहिंग को शांत करवाने की कोशिश कर रही थी। विहिंग नियो सेंग की मौत से इतना मेंटली डिस्टर्ब हो गया था कि वह कुछ दिनों के लिए कॉलेज ही नहीं जा रहा था। उसके सारे फ्रेंड्स उसको समझाते हैं। वांगजी भी उसे आकर समझाता है कि तुम्हें अपना स्टडी फिर से शुरू करना चाहिए। वांगजी की बात सुनकर विहिंग राज़ी हो जाता है। सब लोग कॉलेज पहुंचते हैं, लेकिन सब उदास थे। उन्हें नियो सेंग का हंसी मजाक करना, नियो सेंग की बातें याद आ रही थी। सब लोग नियो सेंग को याद करके रो रहे थे। सब लोग कुछ दिन तो ऐसे ही उदास रहते हैं,
लेकिन फिर धीरे धीरे सब लोग अपनी लाइफ नॉर्मल ही जी रहे थे। उनका हंसी मजाक फिर से स्टार्ट हो गया था। सब लोग खुश रहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सभी के साथ एक कॉमन बात हो रही थी। सभी लोगों को महसूस हो रहा था कि उनके आसपास कोई है और उन्हें देख रहा है, लेकिन उन्हें वह दिखाई नहीं देता है। यह बात सभी लोगों को महसूस हो तो रही थी, लेकिन वह किसी को डराना नहीं चाहते थे, इसलिए एक दूसरे को बताते तक नहीं हैं कि उनके साथ ऐसा हो रहा है। दिन सभी बैठकर कैंटीन में आपस में बातें कर रहे थे और स्नैक्स खा रहे थे। मियान मियान अपने लिए कुछ स्नैक्स लेने के लिए स्नैक्स काउंटर पर जाती है और वहाँ से कुछ स्नैक्स और कॉफ़ी लेकर आती है। वह आ रही थी, तभी अचानक उसका पैर मुड़ जाता है और गर्म कॉफ़ी जाकर सीधे विहिंग के हाथ पर पड़ती है। मियान मियान जब यह देखती है तो जल्दी से विहिंग के हाथों को फूंक मारने लगती है और विहिंग से कहती है कि ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा। सब लोग विहिंग के पास आ जाते हैं और विहिंग को यही सवाल पूछते हैं। विहिंग सब लोगों की तरफ देखता है और कहता है, थोड़ा सा ही तो जला है, ये ठीक हो जाएगा। वैसे कॉफ़ी ज़्यादा गर्म नहीं थी। ऐसा कहकर वह मुस्कुरा देता है। वांगजी विंग की तरफ देखता है और विंग से कहता है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। विंग मना करता है, लेकिन वांगजी विंग की बात नहीं सुनता है। वह विंग को ज़बरदस्ती अपने साथ अपनी बाइक पर बैठाकर उसे डॉक्टर के पास ले जाता है और उसे मेडिसिन दिलवाकर उसे घर छोड़कर आता है। उधर मियान मियान अपनी क्लासेस ख़त्म करके अपने अपार्टमेंट में पहुंचती है। मियान मियान अपनी फैमिली से दूर एक अपार्टमेंट में रहती थी। उसे अकेला रहना अच्छा लगता था, इसलिए वह अपनी फैमिली के साथ नहीं रहती थी। मियान मियान जैसे ही अपने अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोलती है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई ठंडी हवा उसको छूकर चली गई है। मियान मियान इस बात को ज़्यादा गौर नहीं करती। वह अपने अपार्टमेंट के अंदर आ जाती है और फ्रेश होने के लिए चली जाती है। इधर वह परछाई मियान मियान के घर में चारों तरफ देख रही थी। तभी उसकी नज़र मियान मियान के किचन में जाती है। वह परछाई मियान मियान के किचन में पहुंच जाती है और मियान मियान के गैस स्टोव के साथ कुछ छेड़खानी करती है, जिस वजह से वहां से गैस लीक होने लगती है। मियान मियान को इस बात का एहसास नहीं होता। मियान मियान किचन में जा रही थी अपने लिए कुछ बनाने के लिए, तभी उसे कॉल आ जाता है। वह कॉल पिक करती है तो विहिंग का कॉल था। वह विहिंग से बातें करने लगती है। थोड़ी देर बाद उसे कुछ महसूस होता है, लेकिन वह अपने किचन में जाती है तो देखती है कि उसके किचन में गैस लीक हो रहा है। वह जल्दी से किचन से बाहर आकर अपार्टमेंट से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ के बिजली के तारों में कुछ स्पार्कलिंग सा होता है, जिस वजह से अचानक से आग लग जाती है। मियान मियान चिल्लाने लगती है। विहिंग अभी भी फ़ोन पर था। विहिंग मियान मियान की चीख की आवाज़ें सुन रहा था। वह घबराते हुए मियान मियान से बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन अब तक आग पूरे अपार्टमेंट में फैल चुकी थी। मियान मियान बस चीखती रह जाती है और विहिंग को मियान मियान की चीखों की आवाज़ सुनाई देती है। वह बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। उसकी चीखने की आवाज़ सुनकर उसकी माँ उसके पास आती है और कहती है, क्या हुआ? विहिंग अपनी माँ को घबराते हुए देखता है और कहता है, मियान मियान के साथ कुछ हुआ है। ऐसा कहकर वह अपने रूम से बाहर निकल आता है और वांगजी को फ़ोन करने लगता है। वांगजी जैसे ही फ़ोन उठाता है, विंग सारी बातें वांगजी को बता देता है। वांगजी भी कहता है, तुम बाहर आओ, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। इतना कहकर वांगजी फ़ोन कट कर देता है और थोड़ी देर में ही वांगजी विंग के घर के सामने था। विंग जल्दी से वांगजी के बाइक पर बैठता है और मियान मियान के अपार्टमेंट की तरफ निकल पड़ते हैं। जब विहिंग और वांगजी मियान मियान के अपार्टमेंट में पहुंचते हैं तो देखकर हैरान हो जाते हैं। मियान मियान के अपार्टमेंट में आग लग चुकी थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ चुकी थी आग बुझाने के लिए। अपार्टमेंट के नीचे बहुत ज़्यादा हंगामा हो रहा था। किसी को पता ही नहीं था कि आखिर मियान मियान के अपार्टमेंट के अंदर क्या हुआ। इस तरह अचानक आग कैसे लग गई। जब फायर ब्रिगेड वाले मियान मियान के अपार्टमेंट की आग बुझा देते हैं तो मियान मियान के अपार्टमेंट के अंदर चले जाते हैं और वहाँ से मियान मियान की डेड बॉडी को बाहर निकाल कर लेकर आते हैं। किसी की भी नज़र दीवार पर लिखे हुए शब्दों पर नहीं जाती, जहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा था, डोंट टच हिम, ही इज़ माइन। विहिंग जब मियान मियान की बॉडी को देखता है तो उसके मुंह से चीख निकल जाती है। वह जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। मियान मियान का पूरी बॉडी जली हुई थी। उसका चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा था। वांगजी जब यह देखता है तो वह जल्दी से विहिंग की आंखों में अपना हाथ रख देता है और कहता है, विहिंग उसकी तरफ मत देखो। ऐसा कहकर विहिंग को वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन विहिंग बार बार मियान मियान की डेड बॉडी की तरफ देखे जा रहा था। वांगजी ज़बरदस्ती विहिंग को वहाँ से बाहर निकाल देता है और उसे
विहिंग के घर पर लेकर आता है। विहिंग अभी भी फूट फूट कर रो रहा था। विहिंग की माँ जब यह देखती है तो वह वांगजी से कहती है, क्या हुआ? वांगजी की माँ की तरफ देखता है और कहता है, आंट, म्यान म्यान अब इस दुनिया में नहीं है। म्यान म्यान के अपार्टमेंट में आग लग गई थी, जिस वजह से म्यान म्यान की डेथ हो गई है। विहिंग ने म्यान म्यान की डेड बॉडी देख ली है, इसलिए वह परेशान है। आप इसे ले जाइए और इसे आराम करने दीजिए और आज रात आप उसी के साथ रुकिएगा। ऐसा कहकर वांगजी वहाँ से चला जाता है। विहिंग की माँ विहिंग को उसके रूम में लेकर आती है। आज की रात विहिंग की माँ विहिंग के साथ ही रहती है। वह पूरी रात जगकर विहिंग का ख्याल रखती है। विहिंग रात को कई बार डर डर के उठ जा रहा था। विहिंग की माँ इस वजह से परेशान हो रही थी, लेकिन वह अपने बेटे को संभाल लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वांगजी विहिंग से मिलने आता है। विहिंग की मॉम वांगजी को बताती है कि वह रात भर परेशान था। वह रात भर डर डर के उठ जा रहा था। मैंने बहुत मुश्किल से उसे संभाला है। वांगजी विहिंग के कमरे में जाता है तो विहिंग चुपचाप बैठा हुआ था। वांगजी विहिंग के बेड पर बैठ जाता है और विहिंग के कंधे पर अपना हाथ रखता है। जैसे ही वांगजी विहिंग के कंधे पर अपना हाथ रखता है, विहिंग डर के मारे पीछे हो जाता है और वांगजी को घबराकर देखने लगता है। वांगजी जल्दी से विहिंग को अपने गले से लगा लेता है और विहिंग से कहता है, कुछ नहीं हुआ है विहिंग, सब कुछ ठीक है, तुम इतना घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम इतना घबराओ मत, इतना परेशान मत हो, वह सब हादसा था, तुम इतना डर क्यों रहे हो? विहिंग रोते हुए वांगजी की तरफ देखता है और कहता है कि पता नहीं वांगजी क्या हो गया है, हमारे सारे फ्रेंड एक एक करके मर रहे हैं, पहले नियो सेंग, अब म्यान म्यान, उन लोगों की अचानक ऐसे कैसे डेथ हो सकती है? वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग, जिसकी मौत जैसी लिखी है वैसा ही होना है, तुम बेफजूल में टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम अब रोना बंद करो, अगर तुम इस तरह से रोते रहे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। विंग वांगजी की बात सुनकर चुप हो जाता है, लेकिन अभी भी उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वांगजी जल्दी से अपना रुमाल निकालता है और विंग के आंसुओं को पोंछने लगता है। उस दिन विंग कॉलेज नहीं जाता है। विंग के सारे फ्रेंड्स को पता चल चुका था कि म्यान म्यान की डेथ हो चुकी है। सब लोग विंग से मिलने आते हैं। विंग रोते हुए सबको बताता है कि किस तरह म्यान म्यान उससे फ़ोन पे बातें कर रही थी और कुछ देर बाद ही उसकी चीखने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सभी विंग को कंसोल करते हैं। जियांग चैंग विंग से कहता है, विंग, तुम शांत हो जाओ, यह सब एक हादसा है, एक एक्सीडेंट है, तुम इस तरह रोते रहोगे तो अच्छा नहीं होगा, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। बैनिंग और वैनकिंग भी विंग को समझाते हैं। सब लोग विंग को समझाते तो ज़रूर हैं, लेकिन सब ही अंदर डरे हुए थे, क्योंकि उन लोगों को भी महसूस होता है कि उनके पीछे कोई परछाई है, लेकिन वह एक दूसरे को डराना नहीं चाहते थे, इसलिए किसी को कुछ नहीं बताते हैं। वांगजी वहाँ पर नॉर्मल था, क्योंकि वांगजी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। विंग अंदर से इतना टूट चुका था कि वह कॉलेज जाने को राज़ी नहीं होता है। उसकी माँ उसे समझाती रहती है, लेकिन वह कहता है कि मैं कॉलेज नहीं जाऊँगा, कॉलेज जाऊँगा तो मुझे नियोसेन और म्यान म्यान की बहुत याद आएगी। ऐसा कहकर वह अपने कमरे में ही सारा दिन बिताता है। लेकिन विंग के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे। अब विंग को कॉलेज में एग्ज़ाम देने तो जाना ही था, इसलिए विंग ना चाहते हुए भी कॉलेज जाता है। वांगजी, जियांगचैंग और वैनकिंग तीनों सेम क्लास में थे, लेकिन विहिंग वांगजी का जूनियर था। विहिंग के साथ वैनिंग भी पढ़ता था। विहिंग और वैनिंग का एग्ज़ाम एक ही क्लासरूम में था, और जबकि वांगजी, वैनकिंग और जियांगचैंग का अलग क्लासरूम में। विहिंग एग्ज़ाम दे रहा था। देते देते जब उसका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है तो उसकी नज़र अचानक उस सीट पर पड़ती है जिस सीट पर म्यान म्यान और नियोसेंग बैठा करते थे। म्यान म्यान और नियोसेंग भी विहिंग के क्लासमेट थे। म्यान म्यान और नियोसेंग को याद करके अचानक से विहिंग रोने पर लगता है। विहिंग को रोता देखकर वैनिंग जल्दी से उसके पास आता है और कहता है, विहिंग, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? विहिंग सीट की तरफ इशारा करके कहता है, वहाँ पर म्यान म्यान और नियोसेंग बैठा करते थे, मुझे उनकी याद आ रही है बहुत। ऐसा कहकर विहिंग बहुत तेज़ तेज़ रोने लगता है। सभी स्टूडेंट विहिंग के पास आ जाते हैं। क्लास टीचर भी विहिंग के पास आता है और उसको कंसोल करता है और कहता है, चुप हो जाओ, इस तरह से रोने से कुछ नहीं होगा, तुम जाकर फ्रेश होकर आओ, अपना मुंह धोकर आओ, रोते रोते तुमने अपनी आंखें लाल कर ली है। विहिंग जब क्लास टीचर की बात सुनता है तो वह अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। तभी वैनिंग आकर विहिंग को रोकता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। विहिंग वैनिंग की तरफ देखता है और कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, अब तक वांगजी, जियांग और वैनकिंग का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका, तुम उनके साथ कैंटीन में बैठो, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। ऐसा कहकर विहिंग वॉशरूम की तरफ निकल जाता है। वैनिंग भी
कैंटीन की तरफ जाता है। वहाँ पर जाकर देखता है कि सबका एग्ज़ाम हो चुका था। वह लोग उनका ही इंतज़ार कर रहे थे। वेन्निंग जाकर बैठता है तो वांगजी वेन्निंग की तरफ देखता है और कहता है कि विंग कहाँ है। वेन्निंग विंग के बारे में वांगजी को सब बता देता है। वांगजी से वेन्निंग की तरफ देखता है और कहता है तुम इडियट हो। वैसे ही वह बहुत परेशान है और तुमने उसे अकेला छोड़ दिया। तुम्हें उसे अपने साथ लाना चाहिए था। ऐसा कहकर वांगजी अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और विंग को ढूंढने वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। उधर विहिंग जब वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आता है तो उसकी टक्कर वेंचाओ से हो जाती है। विहिंग वेंचाओ की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है कि तुम्हारी आंखें क्या फूट चुकी हैं जो तुम्हें दिखाई नहीं देता। वेंचाओ जब विहिंग की ऐसी बातें सुनता है तो विहिंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मेरी आंखें तो सही सलामत है, तभी तो तुम्हारी इतनी खूबसूरती मैं देख पा रहा हूँ। विहिंग जब यह सुनता है तो वह वेंचाओ को एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिस वजह से वेंचाओ गुस्सा हो जाता है और विहिंग की तरफ देखने लगता है और कहता है विभूसियान, आज तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। हर बार तुम मेरे हाथों से बच जाते हो क्योंकि वह लान वांगजी हमेशा शैडो की तरह तुम्हारे आसपास घूमता है, लेकिन आज वह लान वांगजी तुम्हारे पास नहीं है। आज तुम्हें कौन बचाएगा। ऐसा कहकर वेंचाओ विहिंग का दोनों हाथों को पकड़ लेता है और उसके शर्ट बटन खोलने लगता है। विहिंग पीछे होने लगता है लेकिन वेंचाओ के दोस्त आकर विहिंग को पकड़ लेते हैं। विहिंग चिल्लाने लगता है लेकिन वेंचाओ विहिंग के मुंह पर अपना हाथ रख देता है और कहता है चुप करो, शोर मचाओ मत। अगर शोर मचाया तो आज तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। ऐसा कहकर वह विहिंग को किस करने जा रहा था, लेकिन तभी एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर पड़ता है और वेंचाओ दूर जाकर गिरता है। वेंचाओ गुस्से से उस इंसान की तरफ देखता है तो वह लैन वांगजी था। लैन वांगजी गुस्से से वेंचाओ की तरफ देखता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विहिंग को इस तरह टच करने की। ऐसा कहकर वांगजी आकर वेंचाओ को मारने लगा है। वेंचाओ भी वांगजी को मारने लगा है। इस तरह उनकी फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। वह लोग लड़ते लड़ते कॉलेज के कॉरिडोर तक आ जाते हैं। सारे स्टूडेंट एक जगह जमा होने लगते हैं। वेंचाओ की मदद उसके फ्रेंड्स कर रहे थे। वांगजी अकेला ही उन सबको मार रहा था। इतने में किसी ने जाकर जियांगचेंग को खबर दे दिया कि वांगजी फाइटिंग कर रहा है। जियांगचेंग भी वहां आ जाता है और वांगजी की मदद करने लगता है। तभी वहां पर क्लास टीचर आ जाते हैं और उनकी फाइटिंग रोक देते हैं। वांगजी अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए जियांगचेंग और वेन्निंग जाकर वांगजी को पकड़ लेते हैं और उसे और फाइटिंग करने से मना करते हैं। लेकिन वांगजी गुस्से से वेंचाओ की तरफ देखता है और कहता है आइंदा तुमने अगर विहिंग के साथ ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, जान से मार दूंगा। विहिंग को तुमने इस तरह टच करने की कोशिश ही क्यों की। कहकर वांगजी फिर से वेंचाओ को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जियांगचेंग और रोक देता है। वांगजी विहिंग की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है उसने तुम्हें छूने की कोशिश ही कैसे की। विहिंग कहता है वांगजी अब शांत हो जाओ, घर चलते हैं, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। वांगजी जब यह सुनता है तो वह विहिंग का हाथ पकड़ता है और विहिंग को वहाँ से लेकर अपने बाइक के पास आ जाता है और विहिंग को बाइक पर बैठकर उसे उसके घर ले जाता है। उसके बाद सभी लोग कॉलेज से अपने अपने घर चले जाते हैं। रात के 12 बजे वॉचमैन कॉलेज के सभी रूम की तलाशी ले रहा था। अचानक उसकी नज़र एक परछाई पर पड़ती है। वह जल्दी से उसके पास जाता है। वह देखता है कि वहाँ पर एक शख्स खड़ा है। उस शख्स की तरफ देखता है और वह वॉचमैन उस शख्स को पहचान लेता है और कहता है तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। वह शख्स उसको कुछ भी नहीं बोलता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वॉचमैन उसको जाता हुआ देखता है और कहता है लैन वांगजी इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा था। यह कहकर वह वापस हर रूम की तलाशी लेने लगता है। लेते लेते जब वह वॉशरूम की तरफ जाता है, वॉशरूम के अंदर वह तलाशी लेता है तो वह देखता है कि वॉशरूम में चारों तरफ खून ही खून था। वह डर के मारे एक वॉशरूम का दरवाज़ा खोलता है तो उसकी चीख निकल जाती है क्योंकि वहाँ पर किसी की लाश पड़ी हुई थी जिसके दोनों हाथ कटे हुए थे और उसका प्राइवेट पार्ट भी गिरा हुआ पूरी तरह से नेकेड था। यह देखकर वॉचमैन घबरा जाता है और जल्दी से वॉशरूम से बाहर आ जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी स्टूडेंट कॉलेज में आ जाते हैं अपना एग्जाम देने के लिए, लेकिन जब वह लोग कॉलेज पहुँचते हैं तो कॉलेज में चारों तरफ पुलिस की। यह देखकर सारे स्टूडेंट चौंक जाते हैं। तभी किसी ने कहा कि किसी ने रात को वेंचाओ को कॉलेज के वॉशरूम में मार डाला है। सभी लोग दौड़कर वॉशरूम में जाते हैं तो वहाँ पर वेंचाओ की लाश देखते हैं और दीवार पर एक शब्द लिखा होता है जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। दीवार पर लिखा हुआ था डोंट टच हिम, ही इज़ माइन।
सभी लोगों की नज़र अचानक वांग जी पर पड़ती है। वांग जी भी वहाँ खड़ा होकर वेंचाओ की लाश को देख रहा था, लेकिन वांग जी के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, जिसे देखकर सभी लोग हैरान थे। तभी एक ऑफिसर वांग जी के पास आता है और वांग जी से कहता है, मिस्टर लैन वांग जी, हम आपको गिरफ्तार करते हैं वेंचाओ के खून के इल्ज़ाम में। वांग जी जब यह सुनता है तो हैरानी से इंस्पेक्टर की तरफ देखता है और कहता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैंने वेंचाओ को नहीं मारा है। तभी बीइंग और जियांगचैंग वांग जी के पास आता है और इंस्पेक्टर की तरफ देखते हैं और कहते हैं, सर आपको कोई गलतफहमी होगी, वांग जी ने वेंचाओ को नहीं मारा है। इंस्पेक्टर उन लोगों की तरफ देखता है और कहता है, हमारे पास सबूत है। ऐसा कहकर वह उस वॉचमैन को बुलाता है। वॉचमैन आता है और वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, सर मैंने रात को इसी को देखा था, मैंने इसको आवाज़ भी लगाई थी, लेकिन इसने मुझसे बिना कुछ कहे यहाँ से चला गया था। तभी वेंचाओ के फ्रेंड्स भी आते हैं और कहते हैं, सर कल वांग जी और वेंचाओ में फ़ाइट हुई थी, तो वेंचाओ को वांग जी ने धमकी दी थी कि वह वेंचाओ को जान से मार देगा, और उसने रात को वेंचाओ को जान से मार दिया। वांग जी जब यह सुनता है तो वह पुलिस ऑफिसर की तरफ देखता है और कहता है, सर ये मेरे खिलाफ़ कोई साजिश है, मैंने वेंचाओ को नहीं मारा है, ये कोई मेरे खिलाफ़ साजिश कर रहा है। इंस्पेक्टर वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, आपको जो भी कुछ कहना है आप पुलिस स्टेशन में चल के कहिएगा। ऐसा कहकर वांग जी को पुलिस ऑफिसर हथकड़ी पहना देता है और उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है। वांग जी के अरेस्ट होने की खबर जैसे ही लैन को मिलती है, वह अपने वकील के साथ सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। इंस्पेक्टर लैन की तरफ देखता है और कहता है, हमारे पास आपके बेटे के खिलाफ सबूत है, इसलिए हमने उसको अरेस्ट किया है। लैन कहता है, आप लोगों के पास क्या सबूत है कि मेरा बेटा ही मेन कल्प्रिट है। आप लोगों को शायद गलतफहमी हो गई होगी। कल रात को मेरा बेटा मेरे साथ चोंगचिंग शहर में था, हम एक फैमिली पार्टी में थे। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है, मेरे पास भी सबूत है। ऐसा कहकर लैन अपने वकील की तरफ इशारा करता है। वकील सीधे इंस्पेक्टर के सामने एक पेन ड्राइव देता है और कहता है कि कल लैन वांग जी अपने फादर और अपने ब्रदर लैन सिचेन के साथ चोंगचिन शहर में अपनी फैमिली पार्टी में थे, वहाँ की सीसीटीवी फुटेज है ये। ऐसा कहकर पेन ड्राइव इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ा देता है। इंस्पेक्टर उस पेन ड्राइव को चलाकर देखता है तो सच में वांग जी उस दिन वहाँ पर नहीं था, वह चोंगचिंग शहर में था। यह देखकर इंस्पेक्टर कहता है, लेकिन उस वॉचमैन ने कहा था कि उसने लैन वांग जी को ही देखा है। तो वांग जी कहता है कि उस वॉचमैन को कोई गलतफहमी हो गई होगी, कल रात को मैं यहाँ था ही नहीं, तो मैं कॉलेज कैसे आऊँगा, और मैं अगर वेंचाओ को मारना ही चाहूँगा तो उसे कॉलेज में ही क्यों मारूँगा, उसे और कहीं भी तो ले जाकर मार कर उस सबूत मिटा सकता हूँ ना। ऐसा कहकर इंस्पेक्टर की तरफ देखने लगता है। इंस्पेक्टर जब यह सुनता है तो वह वांग जी को छोड़ देता है। तभी जियांगचैन, विहिंग, वेनिंग और वेनकिंग पुलिस स्टेशन में आ जाते हैं। वह इंस्पेक्टर की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांग जी ने कुछ नहीं किया है सर, वांग जी उस दिन वहाँ था ही नहीं। ऐसा कहकर वह इंस्पेक्टर की तरफ देखने लगता है। इंस्पेक्टर भी उन लोगों की तरफ देखता है और कहता है, हाँ मुझे पता चल गया है, इसलिए मैं वांग जी को छोड़ रहा हूँ। यह सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। उसके बाद सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी इंस्पेक्टर को कुछ याद आता है और वह उन सब की तरफ देखता है और कहता है, तुम सब रुको, मैंने क्या तुम लोगों को पहले कभी देखा है। सब लोग इंस्पेक्टर की तरफ देखते हैं और नामे अपना सिर हिलाते हैं। तभी इंस्पेक्टर का एक सहकर्मी उसके पास आता है और कहता है, हाँ सर, आपने ज़रूर देखा होगा, ये सारे उसी दो स्टूडेंट फ्रेंड्स हैं जिसकी डेथ कई महीने पहले एक्सीडेंट हो गई थी। एक लड़की की जलकर और एक लड़के के सीने में सरिया लोहे के रॉड घुस गया था। जब यह सुनता है तो उसके दिमाग में कुछ क्लिक करता है। वह अपने सहकर्मी की तरफ देखता है और कहता है, जाकर उन दोनों की फाइल लेकर आओ। इसका सहकर्मी जाकर वह दोनों की फाइल लेकर आता है, एक मियान की, एक नियोसेंग की। वह इंस्पेक्टर उन फाइलों को खोलकर कुछ देखने लगता है और उसके बाद वह वेंचाओ की भी फाइल खोलता है, उसमें भी देखने लगता है। तो वहाँ पर एक ही चीज़ कॉमन इस इंस्पेक्टर को दिखाई देती है, वह लिखावट। जब वह लिखावट पढ़ता है तो वह हैरान हो जाता है। उसमें लिखा था, डोंट टच हिम, ही इज़ ओनली माइन। यह देखकर इंस्पेक्टर उन सब की तरफ देखता है और कहता है कि कुछ दिन पहले तुम्हारे दो दोस्तों की डेथ हुई थी, वहाँ पर भी यही शब्द लिखा था, और कल जब वेंचाओ की डेथ हुई थी वहाँ पर भी यही शब्द लिखा है। जैसे ही सब लोग यह सुनते हैं, जल्दी से इंस्पेक्टर के पास आ जाते हैं और फाइलों को चेक करने लगते हैं, तो सबको वह चीज़ दिख जाती है। सब लोग हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। वह पुलिस ऑफिसर उन लोगों की तरफ देखता है और कहता है, कोई तुम्हारा दुश्मन है जो तुम्हारे दोस्तों को मार रहा है।
जियांग चंग इंस्पेक्टर की बात सुनकर उसकी तरफ देखता है और कहता है, सर वेंचाओ तो हमारा दोस्त नहीं था, फिर उसको क्यों मारा है? इंस्पेक्टर जियांग चंग की तरफ देखता है और कहता है, उसको भी जानबूझकर मारा गया है। कल जब उसने यह देखा कि वेंचाओ को वांगजी ने मारा है और वांगजी ने वेंचाओ को धमकी दी है, तो उसने वेंचाओ को मार दिया और वांगजी को फंसा दिया। लेकिन बेन्निंग बीच में ही बोल पड़ता है, लेकिन उस वॉचमैन ने तो कहा था उसने वांगजी को देखा है। इंस्पेक्टर बेन्निंग की तरफ देखता है और कहता है, इस बात का पता हम लगा लेंगे कि उस वॉचमैन ने झूठ क्यों बोला। तुम लोग अभी घर जाओ, रात होने वाली है और तुम लोग ज़रा सावधान रहना। पहले ही तुम्हारे 2 दोस्तों की डेथ हो चुकी है, तुम लोगों पर भी अभी भी मुसीबत लटक रही है, इसलिए अब ध्यान रखना अपना। तभी लैन कुरैन वांगजी के पास आता है और वांगजी से कहता है, वांगजी चलो घर चलते हैं। वांगजी सबकी तरफ देखता है और अपने फादर की तरफ देखता है और कहता है, डैड मैं भींग के साथ उसके घर जा रहा हूँ, मैं बाद में आ जाऊँगा। वांगजी की बात सुनकर लैन कुरैन कहता है, हाँ जाओ, लेकिन सावधान रहना। कुछ भी अगर तुम्हें अजीब लगे या कुछ भी ऐसा हो कि तुम्हारी जान को खतरा हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा। ऐसा कहकर लैन कुरैन अपने वकील की तरफ देखता है और उसे चलने का इशारा करता है। लैन कुरैन और वकील वहां से चले जाते हैं। वांगजी विहिंग की तरफ देखता है और कहता है, चलो विहिंग, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जियांग चैंग कहता है, हम सब लोग भी विहिंग के घर जाएंगे, इतनी रात को हम लोग अब घर अकेले नहीं जाने वाले। ऐसा कहकर जियांग चैंग वांगजी की तरफ देखता है और वांगजी से कहता है, मैं कार लेकर आया हूँ, सब लोग एक साथ ही बैठ जाओ, अकेले जाना हमारे लिए सेफ नहीं है। कौन हमारा दुश्मन है हमें अभी तक पता नहीं चला है, इसलिए हमें सबको एक साथ ही रहना चाहिए। ऐसा कहकर जियांग चैंग बाहर की तरफ निकल जाता है। उसके पीछे सभी लोग आ जाते हैं। जियांग चैंग कार स्टार्ट करता है तो सभी कार में बैठ जाते हैं। सभी लोग विहिंग के घर पहुंच जाते हैं। विहिंग की माँ सब लोगों को देखकर हैरान हो जाती है, सबसे पूछती है, तुम सारे इकट्ठा यहाँ पर? जियांग चैंग विंग की माँ की तरफ देखता है और कहता है, आंट हमें कुछ ज़रूरी बात करनी है। ऐसा कहकर सब लोग अंदर आ जाते हैं। विंग की माँ भी वहीं बैठ जाती है। उसके बाद बेनकिंग विंग की माँ को सब कुछ बताते हैं कि ऐसे ऐसे उसकी फ्रेंडों की डेथ हुई है और कल वेंचाओ की डेथ हुई है, जिसमें एक ही शब्द लिखा हुआ है। विंग की माँ उनकी बातों को गौर से सुनती है। तभी बेन्निंग सबकी तरफ देखता है और कहता है कि यह सब उस दिन स्टार्ट हुआ है जब से हमने वह स्टूपिड गेम खेला था, तुम्हें वो बोर्ड लाना ही नहीं चाहिए था। जियांग चैंग की तरफ देखते हुए बेन्निंग कहता है। बेन्निंग की बात सुनकर सभी लोग बेन्निंग की तरफ देखने लगते हैं। बेनकिंग कहती है, हाँ उस दिन से पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि हमारे पीछे कोई है, लेकिन जब हम लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें कोई भी नज़र नहीं आता है। जियांग चैंग बेनकिंग की बात सुनकर कहता है कि क्या तुम्हें भी ऐसा महसूस होता है? बेनकिंग कहती है, हाँ। इतने में बेन्निंग कहता है, मुझे भी ऐसा महसूस होता है। विंग सबकी तरफ देखता है और कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा महसूस होता है। रात को जब मैं सोता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरे आसपास कोई है। माँ जब यह सुनती है तो वह वांगजी की तरफ देखती है और कहती है, वांगजी क्या तुम्हें भी ऐसा महसूस होता है? वांगजी कहता है, नहीं मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता। तभी जियांग चैंग कहता है, उस दिन वांगजी हमारे साथ गेम में नहीं था, सिर्फ हम 6 ही लोग थे, मैं, म्यान म्यान, नियोसेंग, बेन्निंग, बेनकिंग और विहिंग, हम 6 जन ही थे। वांगजी उस टाइम हमारे साथ नहीं था। विहिंग की माँ जब यह सब सुनती है तो वह उन लोगों की तरफ देखती है और कहती है, कहीं गलती से तुम लोगों ने किसी आत्मा को तो नहीं बुलाया था ना? विंग की माँ की तरफ देखती है और कहती है, हाँ आंटी, विंग ने आत्मा बुलाई थी। विंग की माँ जब यह सुनती है तो वह विंग की तरफ देखती है और कहती है, तुमने उस आत्मा को वापस भेजा था? वे जियांग चैंग विंग की माँ की बात सुनकर कहता है, आंट नहीं, उससे पहले ही नियोसेंग ने गेम ख़राब कर दिया था और वह डर के मारे भाग गया था, हम लोग भी उसके पीछे वापस चले गए थे। विंग की माँ जब यह सुनती है तो वह झट से खड़ी हो जाती है और उन लोगों की तरफ गुस्से से देखती है और कहती है, तुम लोग एक नंबर के बेवकूफ़ हो, तुम लोगों ने इतनी बड़ी गलती कर दी। तुम लोगों को पता है तुम लोगों ने कितनी बड़ी मुसीबत अपने सर पर ले ली है। जब हम किसी आत्मा को बुलाते हैं तो उसे वापस भी भेजना होता है। वह आत्मा अब हर वक्त तुम लोगों के साथ रहेगी जब तक तुम लोगों की डेथ नहीं हो जाती। ये सुनते ही चारों के चारों डरने लगते हैं, लेकिन वांगजी नॉर्मल रिएक्ट करता है और विंग की माँ की तरफ देखता है और कहता है, आंट यह सब मन का वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, स्पिरिट आत्मा कुछ नहीं होती है। की माँ जब यह सुनती है तो वह वांगजी की तरफ देखती है और कहती है, नहीं वांगजी, आत्माएं होती है, मुझे पता है, मैं अभी साबित कर सकती हूँ। ऐसा कहकर विंग की माँ अपने फ़ोन से किसी को फ़ोन करती है, फिर उन लोगों की तरफ देखती है और कहती है, जब तक वह तांत्रिक यहाँ नहीं आ जाता तुम चारों इस घर से बाहर नहीं निकलोगे और चारों के चारों एक साथ ही रहोगे। ऐसा कहकर उसकी माँ किचन की तरफ चली जाती है। वांगजी घर जाना चाहता था, लेकिन फिर कुछ सोचकर वह
वहीं पर रुक जाता है। पांचों बैठकर आपस में बातें करने लगते हैं। लगभग रात के 10 बजे वह तांत्रिक विहिंग के घर पहुंच जाता है। विहिंग की माँ उस तांत्रिक का स्वागत करती है, फिर उनको सारी घटना बताती है। वह तांत्रिक एक ढोंगी तांत्रिक था। वह ऐसा दिखाता है कि वह कितना बड़ा तांत्रिक है। वह विहिंग के पास जाता है और कहता है, आपके बेटे के ऊपर ही वह साया है। मैं आज ही उस साये को तुम्हारे बेटे के सर से दूर कर दूंगा। ऐसा कहकर वह अपना तामझाम निकालने लगता है और विहिंग को कहता है, तुम्हें मेरे साथ बैठना होगा। विहिंग पहले तो राज़ी नहीं होता, लेकिन उसकी माँ उसको राज़ी करवा देती है और विहिंग को तांत्रिक के साथ बैठने को कहती है। विहिंग जाकर तांत्रिक के सामने बैठ जाता है। तांत्रिक कुछ मंत्रों को बोलने लगता है और बार बार विहिंग से उसका नाम पूछता है। विहिंग बार बार अपना नाम विभूषण ही बताता है। इससे तांत्रिक इरिटेट हो जाता है और झाड़ू लेकर विहिंग को 2-3 पटके मारता है। वह परछाई अभी भी उन लोगों के साथ थी, उन्हें देख रही थी और उनकी हरकतों पर मुस्कुरा रही थी। जब वह तांत्रिक आता है तो वह परछाई समझ जाता है यह एक ढोंगी तांत्रिक है, इसलिए वह मुस्कुरा रहा था। लेकिन जिस पल उस तांत्रिक ने विहिंग को मारा, वह परछाई गुस्सा हो जाती है और सीधे वेन्निंग के अंदर घुस जाती है और तांत्रिक की गर्दन से तांत्रिक को एकदम ऊंचा उठा देती है। यह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वह तांत्रिक को बहुत मारने लगता है, उसको उठाकर सीधे दीवार पर दे मारता है। सब लोग यह देखकर हैरान हो जाते हैं। वेन्निंग गुस्से से उस तांत्रिक की तरफ देखता है। वेन्निंग की आंखें लाल हो चुकी थी, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। वेन्निंग उस तांत्रिक के पास जाता है और कहता है, डोंट टच हिम, ही इज माइन, ओनली माइन। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसको हर्ट करने की? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो भी मेरे विहिंग को हर्ट करेगा मैं उसको मार डालूंगा। विहिंग मेरा जब ओमेगा सब लोग है। वेन्निंग की ऐसी आवाज़ सुनते हैं और वेन्निंग के मुंह से वही शब्द सुनते हैं तो सब लोग डर जाते हैं। विहिंग भी काफ़ी डर जाता है। वह जल्दी से वांगजी का हाथ पकड़ लेता है। वांगजी भी विहिंग का हाथ पकड़ लेता है। जब वेन्निंग यह देखता है कि विहिंग ने वांगजी का हाथ पकड़ा है तो वह विहिंग की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, विहिंग, तुम सिर्फ मेरे ओमेगा हो। तुम मेरे अलावा किसी भी अल्फा के पास नहीं जा सकते। मैं तुम्हें किसी भी अल्फा का होने नहीं दूंगा। उस अल्फा से दूर ऐसा हो। कहकर वेन्निंग विहिंग के पास जाने लगता है। विहिंग ने अभी वांगजी का हाथ रखा और वांगजी को छोड़ रहा था। ये देखकर वेन्निंग वांगजी और विहिंग के गुस्से से देखता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही वेन्निंग वांगजी को छूने की कोशिश करता है तो एक तेज झटके के साथ वेन्निंग हवा में उड़ जाता है और जाकर धड़ाम से नीचे गिरता है। यह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वांगजी भी यह देखकर हैरान हो जाता है। तभी उसकी नज़र अपने हाथ पर पड़ती है। वह देखता है कि उसके हाथ में एक ब्रेसलेट था जो अब चमक रहा था। यह देखकर वांगजी हैरान हो जाता है। तभी सब लोगों की नज़र वेन्निंग पर पड़ती है। वेन्निंग एक जगह बेहोश पड़ा हुआ था और वह स्पिरिट वेन्निंग के शरीर से बाहर निकल चुकी थी। अब सब लोगों को वह स्पिरिट दिखाई दे रही थी। वह एक काली परछाई थी जिसकी 2 आंखें चमक रही थी। यह देखकर सब लोग डर जाते हैं और जल्दी से वांगजी के पीछे आकर छुप जाते हैं। वांगजी भी सबको अपने पीछे छुपा लेता है। तभी वांगजी सबकी तरफ देखता है और कहता है, हमें अब यहाँ एक पल के लिए भी नहीं रुकना चाहिए, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। वेनकिंग अपने भाई की तरफ देखती है जो बेहोश पड़ा था। वह वांगजी की तरफ देखती है और कहती है, वांगजी मेरा भाई। वांगजी जब यह देखता है तो सबसे कहता है, सब लोग मुझे पकड़ कर रहो। वांगजी धीरे धीरे वेन्निंग की तरफ बढ़ता है और जियांगचैंग को इशारा करता है कि वेन्निंग को उठा ले। जियांगचैंग जल्दी से वेन्निंग को उठा लेता है। वांगजी स्पिरिट की तरफ देखता है। स्पिरिट अभी भी उन लोगों की तरफ गुस्से में देख रहा था और इधर से उधर छटपटा रहा था, जिस वजह से उनके घर की सारी कांचें टूट रही थी और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि घर के अंदर जैसे कोई बड़ा तूफान आया हुआ है। वांगजी सब लोगों को जल्दी जल्दी से घर से बाहर निकाल लेता है और कार में बिठा देता है और सीधे कार को अपने लैन मैंसन की तरफ बढ़ा देता है। वह स्पीड भी उनके पीछे आने लगती है। सब लोग पीछे मुड़कर बार बार देख रहे थे। वह स्पीड उनके पीछे ही थी। वह परछाई उनका साथ नहीं छोड़ रही थी। वेइंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, वांगजी कार जल्दी चलाओ, वह परछाई अभी भी हमारे पीछा कर रही है। वांगजी स्पीड में कार सीधे लैन मैंसन में ले जाता है। उसके बाद वांगजी सब लोगों को लेकर लैन मैंसन के अंदर आता है। सब लोगों को एक साथ देखकर लैन कुरैन हैरान हो जाता है और वांगजी की तरफ देखता है और कहता है कि वांगजी तुम सब लोग एक हैं।
और तुम लोगों की इतनी हालत क्यों है। वांग अपने फादर की तरफ देखता है और कहता है, डैड हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। जियांग चैन ने अभी भी बेनिंग को उठा रखा था। लैन कुरैन जब यह देखता है तो जियांग चैंग को इशारा करता है कि बेनिंग को सोफे पर लेटा दे। जियांग चैंग भी बेनिंग को सोफे पर लेटा देता है। उसके बाद सब लोग बैठ जाते हैं। लैन कुरैन अपने नौकर को इशारा करता है सबके लिए पानी लाने के लिए। कुछ देर में ही नौकर सबके लिए पानी लेकर आ जाता है। सब लोग पानी पीते हैं। फिर लैन कुरैन वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी अब बताओ क्या हुआ है। वांग जी उसके बाद लैन कुरैन को सारी बातें बता देता है और कहता है, डैड वह स्पिरिट अभी भी हमारे पीछे है। लेकिन डैड मुझे एक बात समझ में नहीं आई। वह स्पिरिट मुझे छूने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने मुझे छुआ तो वह दूर जाकर गिरा था और मेरे हाथ का यह ब्रेसलेट अचानक से चमकने लगा था। इसमें ब्लू लाइट चमक रही थी। लैन कुरैन जब सुनता है तो वह मुस्कुरा देता है। वांग जी की तरफ देखता है, कहता है, वांग जी यह कोई आम ब्रेसलेट नहीं है, यह बहुत पावरफुल ब्रेसलेट है। तुमने एक बात नोटिस की है, यह ब्रेसलेट तुम्हारे साथ बचपन से है, लेकिन आज तक यह ब्रेसलेट कभी भी छोटा नहीं हुआ है। यह ब्रेसलेट इतनी पावरफुल है कि तुम्हारे पास कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आ पाएगी, कोई भी बुरी शक्ति तुम्हें छू नहीं पाएगी। यह ब्रेसलेट हमारे एल्डर्स द्वारा तैयार किया गया है। पहले के ज़माने में हमारे एल्डर्स इसे अपने सर पर बांधा करते थे, लेकिन समय के साथ यह परिवर्तन हो गया। अब हम इसे अपने सर पर तो नहीं बांध सकते, इसलिए इसे ब्रेसलेट का रूप दे दिया और अपने हाथ में पहनने लगे। जियांग चैन जैसे ही यह सुनता है तो वह लैन कुरैन की तरफ देखता है और कहता है, अंकल तो फिर हम सबके लिए भी एक एक ब्रेसलेट मंगवा दीजिए, हम सब भी पहन लेंगे। जियांग चैन की बात सुनकर लैन कुरैन मुस्कुरा देता है और कहता है, नहीं बेटा, यह सिर्फ हम लोग ही पहन सकते हैं। हम लोग लेंस हैं और लेंस ही इसे पहन सकते हैं। बाद लैन कुरैन विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग बेटा, तुमने मजाक मजाक में एक बहुत बड़ी मुसीबत अपने सर ले ली है। वह आत्मा अब तुम्हारे पीछे है। वह आत्मा तुम्हें अपना ओमेगा मानता है। बेन किंग जब यह सुनती है तो वह लैन कुरैन की तरफ देखती है और कहती है, लेकिन अंकल अगर वह इस आत्मा विंग के पीछे है तो वह हमें क्यों नुकसान पहुंचा रही है। उसने पहले नियोसेंग को मार डाला, फिर मियान मियान को। लैन कुरैन उनकी बातें सुनता है और कहता है, हाँ मारा है, लेकिन उन दोनों ने कुछ तो ऐसा किया होगा जिस वजह से वह आत्मा उन पर गुस्सा हो गई थी, जिस वजह से उस आत्मा ने उन दोनों को मार डाला। लैन कुरैन की बातें सुनकर सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि नियोसेंग और मियान मियान ने ऐसा क्या किया था जिस वजह से उस आत्मा ने नियोसेंग और मियान मियान को मार डाला। फिर तभी अचानक जियांग चैंग बोल पड़ता है, नियोसेंग ने तो बींग को उस दिन मारा था ना, पीठ पर मुक्का, मजाक मजाक में। उसके बाद ही नियोसेंग की डेथ हो गई थी। फिर बेन किंग बोलती है, हाँ मियान मियान ने भी बींग का हाथ जला दिया था उस दिन कॉफ़ी से। और तभी वांग जी भी बोल पड़ता है, बेन चाओ ने बींग के साथ बदतमीजी की थी, इसलिए उसकी भी डेथ हो गई। तो लैन कुरैन सब लोगों की तरफ देखता है और कहता है, हाँ जो भी बींग को हर्ट करेगा उसकी मौत निश्चित है। वह आत्मा उसको नहीं छोड़ने वाली, चाहे वह बींग का कितना भी करीबी क्यों ना हो। यह सुनकर तो बींग डरने लगता है और अपनी माँ की तरफ देखता है और माँ से कहता है, मैंने इतनी बड़ी मुसीबत अपने सिर पर ले ली है, अब मैं इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलूँगा। जब बींग की बात सुनता है तो वह अपने डैड की तरफ देखता है और कहता है, डैड कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे बचा जाए, क्या यह ब्रेसलेट बींग को हम नहीं दे सकते। लैन कुरैन वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, नहीं बेटा, बींग लेंस नहीं है, उसका ब्लड लेंस का नहीं है, इसलिए यह ब्रेसलेट बींग नहीं पहन सकता। वांग जी फिर सोच में पड़ जाता है और कहता है, कोई तो तरीका होगा जिससे बींग यह ब्रेसलेट पहन सके। लैन कुरैन देखता है और कहता है, हाँ एक उपाय है, अगर बींग किसी लेंस से शादी कर लेता है तो बींग ऑटोमेटिक लेंस हो जाएगा और शादी वाले दिन उसे भी इस तरह का ब्रेसलेट दिया जाता है। जब हमारे घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके लिए ब्रेसलेट तैयार किया जाता है। ब्रेसलेट एक नहीं दो होता है, एक तो उसके लिए और दूसरा उसके लाइफ पार्टनर के लिए। वह ब्रेसलेट ही उसके लाइफ पार्टनर को दिया जाता है शादी वाले दिन। वांग जी जब यह सुनता है तो वह सबकी तरफ देखता है और फिर अपने फादर की तरफ देखता है और कहता है, डैड मैं विहिंग से शादी करना चाहता हूँ। विहिंग जब यह सुनता है तो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, नहीं वांग जी, मेरी वजह से तुम अपने सर पर मुसीबत क्यों ले रहे हो। मुझसे शादी करोगे तो वह आत्मा तुम्हें भी अपना दुश्मन समझने लगेगी। मैं यह नहीं चाहता। मैंने पहले नियोसेंग और मियान मियान को खो दिया है, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं खो सकता। ऐसा कहकर विहिंग रोने लगता है। वांग जी जल्दी से विहिंग के पास आता है और कहता है, विहिंग तुम्हें बचाने के लिए अगर मुझे तुमसे शादी भी करनी पड़े तो मैं करने को तैयार हूँ।
मैं तुम्हें अपना ओमेगा बनाने के लिए तैयार हूँ। जिस पल तुम मेरे ओमेगा बन जाओगे तो हो सकता है वह आत्मा तुम्हारा पीछा छोड़ दे। लैन कुरैन वांगजी की बात सुनकर वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, वांगजी क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? वांगजी अपने फादर की तरफ देखता है और कहता है, हाँ डैड, ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं कल ही विहिंग से शादी कर लूँगा। अगर इस शादी से वह मुसीबत विहिंग से दूर होती है तो मैं ज़रूर विहिंग से शादी करूँगा और विहिंग को अपना ओमेगा बनाऊँगा। वांगजी की बात सुनकर लैन कुरैन वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, वांगजी एक बार फिर से सोच समझ लो, क्योंकि हम लैन हैं और लैन अपनी ज़िंदगी में बस एक बार ही शादी करते हैं और एक बार ही अपना ओमेगा चुनते हैं। अगर तुमने विहिंग को एक बार अपना ओमेगा मान लिया, उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी में कोई भी ओमेगा नहीं आ सकता। वांगजी अपने डैड की तरफ देखता है और कहता है, डैड ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं शादी विहिंग से ही करूँगा और विहिंग ही मेरा ओमेगा होगा। विहिंग मेरी ज़िंदगी में आएगा तो उसके बाद किसी भी ओमेगा के लिए मेरी ज़िंदगी में जगह नहीं होगी। ऐसा कहकर वह विहिंग के पास बैठ जाता है और विहिंग के हाथ को पकड़ लेता है। लैन कुरैन यह देखकर मुस्कुरा देता है, लेकिन तभी जियांग चैंग कहता है, हम लोग काफ़ी देर से यहाँ पर है, क्या वह आत्मा इस मेंशन के अंदर नहीं आएगी? जियांग चैंग की बात सुनकर लैन कुरैन मुस्कुरा देता है और कहता है, नहीं बेटा, वह आत्मा इस मेंशन के अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि इस मेंशन को तैयार ही इस तरह से किया गया है कि कोई भी बुरी शक्ति इस मेंशन के अंदर ना आ पाए। कुरैन की बात सुनकर सभी लोग बाहर की तरफ देखने लगते हैं तो बाहर का नज़ारा सचमुच बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। वह स्प्रिट अंदर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह आत्मा अंदर नहीं आ पा रही थी। वह बहुत गुस्से में थी। बाहर सब कुछ उथल पुथल हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई भयानक तूफान आ रहा है। उसके बाद लैन कुरैन सबकी तरफ देखता है और कहता है, रात काफ़ी हो गई है, तुम जाकर आराम कर लो। विंग वांगजी का हाथ नहीं छोड़ रहा था। वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लैन कुरैन जब यह देखता है तो वह वांगजी को कहता है, वांगजी तुम विंग को अपने बेडरूम में ले जाओ, आज रात विंग तुम्हारे साथ ही रहेगा। वैसे भी कल तुम दोनों की शादी होने वाली है। ऐसा कहकर लैन कुरैन वहाँ से चला जाता है। लैन कुरैन के जाने के बाद वांगजी विंग को अपने साथ अपने बेडरूम में ले जाता है और सभी लोग रूम में रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग तुम अब सो जाओ, आज का दिन बहुत भारी गया है तुम पर। ऐसा कहकर विंग को वांगजी बेड पर लेकर आता है और उसे लिटा देता है और खुद भी विंग के पास आकर लेट जाता है। आज की रात सभी लोगों पर भारी थी। सभी लोग तो रेस्ट करने के लिए रूम में चले गए थे, लेकिन नींद किसी को भी नहीं आ रही थी। लैन कुरैन अपने रूम में इधर से उधर चहलकदमी कर रहा था और कुछ सोच रहा था। कुछ देर सोचने के बाद वह अपने रूम से बाहर आता है। पास आकर खड़ा हो जाता है। उस रूम के दरवाजे की तरफ देखता है जहाँ पर एक बहुत बड़ी पेंटिंग लगी हुई थी। लैन कुरैन एक स्विच दबाता है तो वह दरवाज़ा खुल जाता है और लैन कुरैन उस कमरे में चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी लोग सुबह उठ गए थे, क्योंकि सारी रात कोई भी नहीं सोया था। सब लोग ब्रेकफास्ट की टेबल पर बैठे हुए थे। विंग भी उठ चुका था, लेकिन वांगजी अभी सो रहा था। विंग नीचे आता है तो लैन कुरैन उसकी तरफ देखता है और कहता है, विंग बेटा तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, प्रीस्ट भी आ चुके हैं, वह तुम दोनों की जल्द से जल्द शादी करवा देगा। विंग हाँ में अपना सिर हिलाता है और अपनी माँ के पास बैठ जाता है और अपनी माँ की तरफ देखता है और कहता है, माँ आपने तो कुछ भी नहीं बोला, क्या आपको यह शादी मंजूर है? कांगसे सरन विंग की तरफ देखती है और मुस्कुरा देती है और कहती है, वांगजी जैसा दामाद तो मुझे ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए। मैं तो शुरू से ही चाहती थी कि तुम वांगजी को अपना अल्फ़ा हस्बैंड बना लो, लेकिन तुम हमेशा से यही कहते थे वांगजी तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। आज मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों की शादी को लेकर, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि इस तरह तुम दोनों की शादी हो। तुम दोनों की शादी मैं धूमधाम से देना चाहती थी। तभी लैन कुरैन विंग के पास आता है। उसके हाथ में वेडिंग ड्रेस थी। वेडिंग ड्रेस विंग को देता है और कहता है, बेटा तुम जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, मैं भी वांगजी को उठा देता हूँ, तुम चिंता मत करो। आज तुम दोनों की सिर्फ नॉर्मल शादी होगी, लेकिन बाद में मैं तुम दोनों की धूमधाम से सबके सामने शादी दूंगा। ऐसा कहकर लैन कुरैन वांगजी की रूम की तरफ चला जाता है और वांगजी को जगाता है और उसको वेडिंग ड्रेस देता है और कहता है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, फीस्ट आ चुका है, तुम दोनों की शादी की रस्में जल्द से जल्द शुरू करनी होगी। जितना देर करेंगे उतनी परेशानी बढ़ती जाएगी। वह आत्मा ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रह पाएगी। वह कुछ ना कुछ कोशिश करके अंदर आने की कोशिश करेगा। इधर विंग भी वेडिंग ड्रेस लेकर तैयार होने चला जाता है। जियांगचैन, बेनकिंग, बेननिंग और कांगसा सेरन आपस में बातें कर रहे थे। तभी अचानक जियांगचैन को याद आता है कि उसका फ़ोन तो कार में ही रह गया है। जियांगचैन सबकी तरफ देखता है और कहता है कि मेरा फ़ोन कार में ही रह गया है। कल रात को इतना टेंशन था तो ये
फ़ोन के बारे में ख्याल ही नहीं आया। मैं जाकर अभी अपना फ़ोन लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर वह मेंशन से बाहर निकल जाता है। लैन कुरन जब यह देखता है तो जियांग चैंग को रोकने के लिए जाता है, लेकिन तब तक जियांग चैंग मेंशन से बाहर निकल चुका था। लैन कुछ कहने ही था कि तभी वह लैन कुरन के पास आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और इशारे से उसे कुछ भी ना करने को कहता है। लैन कुरन भी प्रीस्ट का इशारा समझ जाता है और वह चुपचाप हो जाता है। के बाद प्रीस्ट सबकी तरफ देखता है और सबको कुछ न कुछ काम बोल देता है और लैन कुरन की तरफ देखता है और उसको इशारे से अपने साथ चलने को कहता है। लैन कुरन भी प्रीस्ट की बात सुनकर उसके पास पीछे पीछे जाने लगता है। लिविंग रूम से जब बाहर आता है तो उसे लिविंग रूम में कोई भी नहीं दिखाई देता। उसे मेंशन से बाहर जियांग चैंग खड़ा दिखाई देता है। वह जल्दी से मेंशन से बाहर निकल जाता है और जियांग चैंग की तरफ देखता है और कहता है, जियांग चैंग, सब लोग कहाँ गए? मुझे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। जियांग चैंग विंग की तरफ देखता है और एक डेविल स्माइल देता है और कहता है, विहिंग, तुम जितनी भी कोशिश कर लो मुझसे बचकर कहीं नहीं जा पाओगे। तुम सिर्फ मेरे हो। यू आर ओनली माइन। तुम्हें मैं किसी का भी नहीं होने दूंगा। तुमने क्या सोचा था? तुम वांगजी से शादी कर लोगे और मैं तुम्हारी शादी होने दूंगा? अभी इसी वक्त तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। तुम्हें या तो मरकर मेरे साथ रहना होगा या जिंदा। मैं तुम्हें किसी के पास नहीं रहने दूंगा। उस लान वांगजी को भी विहिंग मैं जब मार जियांग चैंग की दूंगा। ऐसी आवाज़ सुनता है तो वह डर जाता है और जियांग चैंग की आंखों की तरफ देखता है। जियांग चैंग की आंखें पूरी तरह से लाल थी और विहिंग की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। विहिंग यह देखकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, लैन जैन, मुझे आकर बचाओ। यह आत्मा मेरे पास आ गई है। वह जियांग चैंग को पोजेस कर लिया है। लैन जैन, जल्दी से आओ। उधर मेंशन के अंदर जब सभी लोग विंग की ऐसी चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं तो सभी लोग घबरा जाते हैं। वांगजी भी विंग की आवाज़ सुनता है तो वह जल्दी से रूम से बाहर आ जाता है और मेंशन के बाहर जाकर देखने लगता है। विंग अभी भी जियांग चैंग के पास खड़ा था और जियांग चैंग ने उसका हाथ पकड़ रहा था। वांगजी को यह देखकर गुस्सा आ जाता है और वह जल्दी से जियांग चैंग के पास जाता है और जियांग चैंग को विंग से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वांगजी जियांग चैंग को छूता है तो जियांग चैंग वांगजी को उठाकर दूर पटक देता है। यह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वांगजी के करीब तो वह आत्मा आ ही नहीं सकती, तो उसने वांगजी को दूर कैसे पटक दिया। विंग भी हैरानी से वांगजी को देखता है। वांगजी भी यह देखता है और अपने हाथ की तरफ नोटिस करता है तो वह पाता है कि उसने तो अपना ब्रेसलेट पहना ही नहीं। जियांग चैंग भी जब यह देखता है तो वह जोर जोर के हंसने लगता है और कहता है, लैन वांगजी, अब तुम्हें कौन बचाएगा मुझसे? अब तो तुम्हारे पास तुम्हारा सुरक्षा कवच भी नहीं है। मैं कब से तुम्हें मारना चाहता था। जब जब मैं तुम्हें विहिंग के करीब देखता था तो मैं तुम्हें मारने की कोशिश करता था, लेकिन हमेशा तुम्हारा सुरक्षा कवच तुम्हें बचा लिया करता था। लेकिन आज तो तुम्हारे पास तुम्हारा सुरक्षा कवच ही नहीं है, तो तुम्हें कौन ऐसा बचाएगा कहकर जियांग मुझसे? चैंग वांगजी की तरफ बढ़ने लगता है। विंग जियांग चैंग का हाथ पकड़ता है और कहता है उसे कुछ मत करना, लेकिन जियांग चैंग विंग की तरफ गुस्से में देखता है और विंग को दूर फेंक देता है और जाकर वांगजी को मारने लगता है। वांगजी भी जियांग चैंग को मारने लगता है। दोनों आपस में लड़ रहे थे, लेकिन वांगजी एक मामूली इंसान था और वह एक आत्मा से वांगजी कितनी देर तक लड़ाई कर सकता था। लास्ट में वह हारने लगता है। विंग जब यह देखता है तो वह रोने लगता है। उसको याद आता है कि वांगजी का ब्रेसलेट, उसे वांगजी के ब्रेसलेट को लेकर आना होगा। ऐसा सोचकर वह वांगजी के कमरे में दौड़ जाता है और वांगजी का ब्रेसलेट ढूंढने लगता है तो वह देखता है कि वांगजी का ब्रेसलेट ड्रेसिंग टेबल के सामने रखा था। जल्दी से विंग ब्रेसलेट उठाता है। उधर जियांग चैंग वांगजी को जान से मारने ही वाला था कि विंग जल्दी से जाकर वांगजी का हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि विंग के हाथ में वह ब्रेसलेट था। जियांग चैंग वांगजी को जैसे ही छूता है वह दूर जाकर गिरता है। विंग गुस्से से जियांग चैंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम कहते हो ना कि तुम मेरे अल्फा हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी अपना अल्फा नहीं मानूंगा और ना ही तुम्हारे साथ रहूँगा। ऐसा कहकर वह वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी की हालत बहुत बुरी थी। उसके सर से खून बह रहा था, उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था। विंग यह देखकर उसकी आंखों में
आंसू आ जाते हैं। विहिंग वांगजी का हाथ पकड़ता है और वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, मैं अर्थ, हेवन और अपने एल्डर्स को साक्षी मानकर तुम्हें अपना अल्फा हस्बैंड मानता हूँ। ऐसा कहकर विहिंग वांगजी की तरफ देखने लगता है। वांगजी भी विहिंग की तरफ देखता है और मुस्कुराता है और कहता है, मैं भी अर्थ, हेवन और एल्डर्स को साक्षी मानकर तुम्हें अपना ओमेगा हस्बैंड मानता हूँ। ऐसा कहकर वांगजी विहिंग की तरफ बढ़ता है। विहिंग भी वांगजी की तरफ बढ़ता है। विहिंग ने अपने ओमेगा तीत को बाहर निकाल दिया था और वांगजी के सेंट ग्रैंड पर वाइट कर लिया था। उसके बाद विहिंग वांगजी की तरफ देखता है और वांगजी से कहता है, तुम भी मुझे मार्क कर दो। वांगजी भी विहिंग को मार्क कर देता है। जियांगचेंग जब यह देखता है तो गुस्से में उन दोनों की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी अचानक कई सारे मॉन्क वहां आ जाते हैं और जियांगचेंग को घेर लेते हैं। सारे मॉन्क मिलकर जियांगचेंग के ऊपर होली वाटर छिड़कते हैं। जियांगचेंग चिल्लाने लगता है। उसमें से एक एल्डर्स मॉन्क जियांगचेंग की तरफ देखता है और कहता है, उसे छोड़ दो, लेकिन वह स्पिरिट आत्मा मना कर देती है कि वह जियांगचेंग को नहीं छोड़ेगा और सारी जिंदगी जियांगचेंग को तड़पाता रहेगा। तभी वह मॉन्क अपने हाथ से एक रस्सी निकालता है। देखने में तो वह रस्सी एक साधारण धागे की तरह थी, लेकिन जैसे ही वह मॉन्क जियांगचेंग के ऊपर वह रस्सी फेंकता है तो वह एक जलती हुई करंट की तार की तरह हो जाती है और वह मॉन्क उस रस्सी को जोर से झटका देता है तो जियांगचेंग के शरीर से वह आत्मा बाहर आ जाती है। वह मॉन्क उस आत्मा की तरफ देखता है और कहता है कि तुमने बहुत सारे गुनाह किए हैं, तुमने कई निर्दोषों की जान ली है, इसलिए तुम्हें अब यहाँ से मुक्ति नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह मॉन्क उस धागे को खींचता है और जल्दी से एक कलश का मुंह खोल देता है और उस आत्मा को उस कलश में बंद कर देता है और उसके ऊपर एक लाल कपड़े से ढककर उसे बांध देता है। लैन कुरैन जब यह देखता है तो वह जल्दी से उस मॉन्क के पास आता है और कलश की तरफ देखते हुए कहता है, अब यह आत्मा इस कलश से कभी बाहर तो नहीं आएगी ना? इशारे में मना करता है और कहता है, नहीं, यह कलश से अब कभी बाहर नहीं आ पाएगा जब तक इसे बाहर ना निकाला जाए। यह देखकर लैन मुस्कुरा देता है और कहता है, आपने सही कहा था, उन दोनों की शादी करने से ही इस आत्मा से छुटकारा नहीं मिल सकता, इसलिए आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। मैंने जानबूझ के जियांगचेंग के फ़ोन को घर से बाहर उसके कान में रख दिया था और वांग के हाथ से उस ब्रेसलेट को निकाल दिया था ताकि कुछ समय हमें मिल पाए। उसके बाद वह एल्डर्स मॉन्क विहिंग और वांगजी के पास जाता है और विहिंग की तरफ देखता है और कहता है, हमें ऐसा करना पड़ा, जब तक तुम वांगजी को खुद से अपना अल्फा नहीं मानते तब तक इस आत्मा से तुम्हें मुक्ति नहीं मिल पाती। यह आत्मा तुम्हारे से जुड़ा है, यह आत्मा तुम्हारा मेटेड अल्फा था जिस वजह से वह तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था। ऐसा कहकर वह मॉन्क विहिंग और वांगजी को आशीर्वाद देता है और वहाँ से अपने सभी मॉन्क साथियों के साथ चला जाता है। वांगजी विहिंग की तरफ देखता है और मुस्कुरा देता है, लेकिन तभी वांगजी वहाँ पर बेहोश हो जाता है। विहिंग ये देखकर हैरान हो जाता है और जल्दी से वांगजी के पास बैठ जाता है और वांगजी को जगाने की कोशिश करने लगता है। यह देखकर लैन कुरैन, कांगसा सेरेन, वेनकिंग, वेननिंग सब वांगजी के पास आ जाते हैं और वांगजी की तरफ देखने लगते हैं। लैन कुरैन वांगजी के पास बैठता है और वांगजी को चेक करने लगता है और विहिंग की तरफ देखता है और कहता है कि कुछ नहीं हुआ, यह बस हो गया है, इसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। इसके बाद वांगजी और जियांग को हॉस्पिटल में एडमिट किया है। शाम के वक्त हो जाता है। वांगजी जब आंखें खोलता है तो अपने पास विहिंग को देखता है। विहिंग अभी भी रो रहा था। यह देखकर वांगजी थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है, विहिंग, मैं मरा नहीं हूँ, अभी भी जिंदा हूँ, तो तुम इतना रो क्यों रहे हो? विहिंग जैसे ही वांगजी की आवाज़ सुनता है तो वांगजी की तरफ देखता है और जल्दी से अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछता है और कहता है, तुमने मुझे डरा ही दिया था। वांगजी विहिंग के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखता है और कहता है, विहिंग, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। तभी उनके रूम का दरवाज़ा अचानक खुलता है जहाँ से लैन कुरैन, कांगसा सेरेन, वेनकिंग, वेननिंग चारों आ गए थे। वह वांगजी के पास आते हैं और एक एक करके सभी लोग वांगजी से वांगजी का हाल चाल पूछते हैं। वांगजी कहता है, अब मैं ठीक हूँ। तभी लैन कुरैन वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, डॉक्टर ने कहा है तुम्हें ठीक होने में कम से कम 15 दिन लगेंगे। मैंने तुम दोनों की शादी की डेट फिक्स कर दी है। आज से 15 दिन बाद तुम दोनों की शादी धूमधाम से होगी। वैसे तो दोनों की शादी हो चुकी है, तो उन्होंने एक दूसरे को अपना अल्फा और ओमेगा मान लिया है, यहाँ कि तुम दोनों ने एक दूसरे को भी कर दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों की शादी पूरी दुनिया के सामने हो। वांगजी और विहिंग जब यह सुनते हैं तो वह दोनों खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर सभी लोग आपस में बात करते हैं। फिर लैन कुरैन विहिंग की तरफ देखता है और कहता है, विहिंग बेटा, तुम अपनी माँ के साथ घर चले जाओ।
मैं वांगजी के पास रुकता हूँ, लेकिन विंग मना कर देता है और कहता है मैं ही वांगजी के पास रुकूंगा। लैन कुरन विंग को बहुत समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन विंग नहीं मानता। उसके बाद सब लोग थक हार कर विंग को वांगजी के पास छोड़कर ही घर चले जाते हैं। सब लोगों के घर के बाद वांग और विंग बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। तभी वांगजी विंग की तरफ देखता है और विंग के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखता है और विंग से कहता है, विंग आज तो हम दोनों की शादी हुई है ना। विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, हाँ हुई तो है, तो फिर आज तो हमारी वेडिंग नाइट है ना। वांगजी विंग की तरफ देखता है, मुस्कुरा देता है। विंग जब यह कहता है तो वांगजी की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, तुम्हें अभी अपनी वेडिंग नाइट की पड़ी है, पहले अपनी हालत तो देखो। वांगजी मुस्कुरा देता है और कहता है, हाँ पता है मुझे, मैं 15 दिन से पहले तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। विंग जब यह सुनता है तो कहता है, वांगजी तुम कब से सेमलेस हो गए, तुम तो पहले मुझसे इस तरह की बातें नहीं किया करते थे। वांगजी कहता है कि पहले तो तुम मेरा ओमेगा भी तो नहीं थे, अब तुम मेरे ओमेगा वाइफ हो, अपने वाइफ से तो इस तरह की बातें मैं कर ही सकता हूँ। विंग वांगजी की बात सुनकर वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, सेमलेस। वांगजी मुस्कुरा देता है। विंग वहाँ से उठ के जाने ही वाला था कि वांगजी विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि विंग तुमने मुझे वेडिंग किस नहीं दी। विंग हैरानी से वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, क्या कहा तुमने। वांगजी कहता है, देखो जब तुमने मुझे अपना हस्बैंड माना था तब तुम्हें मुझे किस करना था, लेकिन तुमने किस नहीं किया, वह किस अभी दे दो, मैं 15 दिन तक तुम्हारे इसी किस से काम चला लूँगा। विंग जब वांगजी की यह बात सुनता है तो अपना हाथ वांगजी के हाथ से छुड़वाता है और दरवाजे की तरफ जाने लगता है। वांगजी अपने मन में सोचता है, पता था कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, वह कुछ नहीं देने वाला, लेकिन तभी वह विंग दरवाजे तक पहुंचता है और दरवाजे को लॉक कर देता है और सीधे वांगजी के पास आ जाता है और वांगजी को किस करने लगता है। वांगजी भी विंग का किस का रिस्पॉन्स दे रहा था। लगभग 15 दिन बाद लैन कुरन ने जैसा कहा था कि 15 दिन बाद वांगजी और विंग की शादी बड़ी धूमधाम से देगा, लैन कुरन ने वैसा ही किया था। वांगजी की शादी बहुत ही धूमधाम से दी थी। वांगजी और विंग अपनी वेडिंग नाइट मनाते हैं। उस दिन के बाद से वांगजी का तो एवरीडे मीन्स एवरीडे ही होता था। वांगजी और विंग के वेडिंग के 2 महीने बाद विंग वांगजी को खुशखबरी देता है कि वह बहुत जल्द फादर बनने वाला है। जिस खुशी में वांगजी विंग को लेकर कैंडल लाइट डिनर पर आता है। वांगजी और विंग डिनर कर ही रहे थे, तभी अचानक विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, वांगजी मुझे वॉशरूम जाना है, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। ऐसा कहकर विंग वॉशरूम की तरफ चला जाता है। विंग जब वॉशरूम से बाहर आ रहा था तभी अचानक वह एक अल्फ़ा से टकरा जाता है। वह अल्फ़ा विंग के साथ बदतमीजी करने लगता है, विंग को छेड़ने लगता है। विंग तो जवाब देना चाहता था, लेकिन विंग ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह अब समझ चुका था बेफजूल की मुसीबत सर पर नहीं लेनी चाहिए। ऐसा सोचकर वह वहाँ से चला जाता है। विंग वापस आकर वांगजी के साथ डिनर एंजॉय करने लगता है। तभी वहाँ रेस्टोरेंट का वेटर वॉशरूम की तरफ जाता है, लेकिन वॉशरूम के अंदर जाते ही उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि वहाँ पर एक अल्फ़ा मरा पड़ा था और दीवार पर लाल खून से लिखा हुआ था, डोंट टच हिम, ही इज़ ओनली माइन। वांगजी डिनर करते करते एक बार विंग की तरफ देखता है और एक डेविलिश स्माइल देता है और फिर से डिनर एंजॉय करने लगता है। गाइस, इसी सस्पेंस के साथ मेरी स्टोरी एंडिंग होती है। मुझे पता है आप लोगों के मन में कई सवाल हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि वह आत्मा किसकी थी, वह अगर विंग का अल्फ़ा था तो वह कौन था। और दूसरा सवाल, अगर वांगजी ने डेविल स्माइल दी है तो इसका मतलब कि वह आत्मा इस वक्त वांगजी के शरीर में है। कई सवाल आप लोगों के दिमाग में आ रहे होंगे, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी, लेकिन सेकंड सीज़न में। अगर आप लोगों को मेरी यह स्टोरी पसंद आई और इसका सेकंड सीज़न सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। कमेंट करेंगे तभी मैं इसका सेकंड सीज़न लाऊंगी, नहीं तो आप लोग इस स्टोरी को सोचिए यही इसकी एंडिंग होगी। अगर आप लोगों को भी ये हॉरर स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इसकी स्टोरी आप लोगों के लिए ला सकूं। और हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा, मेरे लिए आप लोगों का लाइक करना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपनी यह स्टोरी फंक्शन फैंटेसी फीस्ट में कंपटीशन में दिया है, इसलिए प्लीज़ आप लोगों को अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।